हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये कंप्लीट सीरीज है आपकी, जिसमें हम 2011 से 2024 तक के कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका आज का जो सब्जेक्ट है वो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। इसकी बाकी की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी, तो वो सारी क्लासेस आप देखते रहिए। आपके 2011 से 14 के 2011 से 24 तक के सारे प्रीवियस पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिए आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़े रहे। जो भी नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो फटाफट से। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उनके भी प्रीवियस पेपर की क्वेश्चन पेपर की क्लासेस आपकी जल्दी ही आने वाली हैं। एक आपकी चल भी रही है, 5 बजे क्लास होती है, उसमें एसएसटी और ईवीएस और मैथमेटिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। ये जो क्लास है ये हमारी शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और भाई मेरा पेन किधर गया? सॉरी। आज क्या है कि एक हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। आज क्लास लेट हो गई, और लेट होने का कारण बड़ा ही यूनिक है। कारण अभी बताऊंगा, पहले क्लास शुरू कर लेते हैं, है ना, फिर बताऊंगा आपको कारण। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका उत्सुकता, दूसरा है आपका कृतज्ञता, तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा, और चौथा ऑप्शन है निराशा। तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अपना आंसर। और जब आप पहले आंसर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से आप सीख रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको आती हैं। और उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप अपना आंसर लिखिए। चलिए जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। जी सभी को गुड इवनिंग भाई, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए लिखते रहिए जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर। हाँ जी, देखिए, तो इसने बोला है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा भाव है जो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा, मतलब जिससे रुकावट पैदा होगी, ऐसी निगेटिव चीज है जो बच्चे के अधिगम को रोक रही है ना। उत्सुकता का मतलब होता है किसी चीज को जानने की चाह या इच्छा, अंदर से जो हमारे आती है ना, क्यूरियोसिटी, कि अब मुझे इस चीज को करना ही है। तो ये तो अच्छी चीज है, इससे तो आप लर्निंग और जल्दी करेंगे, आपके अंदर जो है एकदम किसी भी काम को करने की चाहत पैदा हो जाएगी। तो इससे जल्दी होगा काम। कृतज्ञता का मतलब हो गया आपका ये ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक तरह से हम कहते हैं शुक्रगुजारी, यानी जब आपको कोई चीज़ कोई सिखाता है या आपकी कोई हेल्प करता है तो आप जैसे थैंक यू बोलते हो ना, और अगर थैंक यू नहीं बोल रहे हो, मन में भी फील कर रहे हो कि हाँ इस आदमी ने मेरे लिए अच्छा किया है, तो वही हम कहते हैं कृतज्ञता, उसी को कहते हैं थैंकफुल होना, है ना। तो ये भी पॉजिटिव ही है। जिज्ञासा भी उसी को कहते हैं, किसी काम को या किसी चीज को या किसी ज्ञान को प्राप्त करने की जो अंदर तड़प होती है, किसी पढ़ाई को या किसी भी चीज को सीखने की जो चाहत अंदर होती है, उसको ही जिज्ञासा कहते हैं। निराशा आपका निगेटिव जाएगा, क्योंकि निराशा का मतलब है दुखी होना या सैड हो जाना या हार मान लेना। जब आप किसी काम को कर रहे हैं और वो आपसे नहीं हुआ, बार बार करने पर भी, तो आप हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर निराशा आ गई है तो फिर आपका अधिगम रुक जाएगा, यानी आपकी लर्निंग खराब हो जाएगी। तो यही वो चीज़ है जिससे बाधा उत्पन्न होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में जल संप्रत्याय पर चर्चा करते समय चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है इसे सिरे से नकार देना चाहिए, यानी इस जवाब को मना कर देना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हो। दूसरा है इस बात पर ध्यान बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। तीसरा ऑप्शन है इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। और फोर्थ है केवल एक ही सही जवाब है, जो है कि जल रंगहीन है, उसी पर जोर देना चाहिए। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। चलिए बताइए अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लिखिए भाई, सब लोग लिखिए अपना अपना आंसर, और वीडियो को लाइक कर दो एक बार, जरा कमेंट को नीचे करके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सभी लोगों ने अभी किया नहीं है जी। देखिए, तो इसने बोला क्या है आपसे कि आप कक्षा में एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, और टॉपिक क्या था कि जल रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब यह है कि उसका कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता, वो पारदर्शी है, उसमें कोई रंग नहीं है, है ना।
तो ये बात जब बच्चे को आप पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं मैम, पानी रंगीन नहीं होता, उसका तो कलर होता है। तो आपने पूछा क्या कलर होता है, उसने बोला कि काला कलर होता है, पानी जो है वो काला है वो। अब आपने पूछा काला क्यों है, तो बच्चे ने बोला कि मेरे घर के पास एक नाला है, उसमें पानी बहता है, वो तो काला रंग का है। दूसरा बच्चा आपसे कह सकता है कि मेरे गांव में एक तालाब है, उसका पानी का रंग तो नीला है ना। और कोई बच्चा जो है कहीं अपने खेत में गया होगा, वहां पेड़ वेड़ खड़े होंगे, उसके नीचे उसको छोटा सा कुआं होगा, उसका पानी हरा दिख रहा होगा, तो वो कहेगा पानी हरा है। कुल मिला के जो बच्चे ने ये जवाब दिया है, तो आप अब उसको कैसे समझाओगे या क्या आप रिएक्ट करोगे? तो क्या आप उसके जवाब को सीधे सीधे मना कर दोगे, चुप हो गए बैठ, ज्यादा नहीं बोलना, बकवास नहीं करनी, नीचे बैठ जा? ये तो तरीका आपका गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि उससे बच्चा कुंठित रहेगा और बच्चे के मन का डाउट कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस बात पर बल देंगे आप कि उसका तर्क निराधार है, तो उसका तर्क निराधार है ही नहीं, क्योंकि उसने जो जवाब आपको दिया है उसके पीछे एक रीजन है, यानी तर्क है। और जब तर्क है तो फिर उसका जवाब तर्कहीन नहीं हो सकता, तार्किक ही है। हालांकि जवाब उसका सही है या गलत है ये अलग मैटर है, लेकिन उसके जवाब जो उसने दिया है वो कहीं ना किसी अनुभव से उसके पास आया है। तो इस जवाब को पहले आप अपनाएंगे और फिर जर के रंगहीन होने का तर्क बताएंगे कि बेटा वो जो नाले का पानी है वो काला इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी मिली हुई है। बेटा तालाब का पानी इसलिए नीला दिखता है क्योंकि आसमान का परछाई उसमें दिख रही है। बेटा खेत में या पेड़ों के नीचे पानी हरा इसलिए दिखता है क्योंकि पेड़ों की परछाई आ जाती है उसमें। वैसे पानी में कोई कलर ही नहीं होता है ना। तो ये आपका आंसर राइट जाएगा। केवल एक ही सही जवाब है और उसी पर आप जोर देते रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो बच्चे के साथ कि इसी को रट्टा मारना है, यही सवाल यही जवाब पढ़ना है आपको, है ना। तो ये भी नहीं करना आपको, क्योंकि बच्चे को जब तक लॉजिक पता नहीं चलेगा तो वो फिर आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो यहां पर फिलहाल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? पहला ऑप्शन है इनाम और दंड, दूसरा है मानकीकृत आकलन, तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ और चौथा ऑप्शन है प्रतिपादक अध्यापक अध्यापन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा आपका। चलो लिखो जल्दी से, चलिए कमेंट में जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। चलो भाई बहुत बढ़िया, और लाइक करते रहो, क्योंकि हमारे जो है 1500 लाइक में एक लाइक कम है, और देखते हैं कौन करेगा। कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक करो, 1500 लाइक कौन करेगा बताओ। अब देखिए इसने बोला है अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर ज्यादा बल देगा। सामाजिक का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, ऐसी कक्षा जिसमें सारे बच्चे मिलकर काम करें यानी समूह में। दूसरा संरचनात्मक का मतलब होता है करके सीखें बच्चे, यानी लर्निंग बाय डूइंग, जिसको बाल केंद्रित कहते हैं। अब उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? इनाम और सजा देना तो संरचनात्मक नहीं है, ना ही सामाजिक है, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा पर डिपेंड होता है। मतलब दंड और सजा देना बाह्य अभिप्रेरणा है, जबरदस्ती बच्चे से काम करवाना। मानकीकृत आकलन जो होता है ये संरचनात्मक नहीं होगा, क्योंकि ये हर बच्चे का आकलन एक जैसा कर देगा। मानकीकृत का मतलब कि सारे बच्चे एक जैसे ही हो गए, सारे बच्चों का आकलन एक जैसा कर रहे हो, जबकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ये ठीक हो सकता है आपका, क्योंकि सामाजिक कक्षा है आपकी, तो जब सभी बच्चों के सामाजिक संदर्भ को हम यूज कर रहे हैं तो जाहिर है उनकी संस्कृति में क्या चल रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। प्रतिपादक अध्यापन का मतलब है एक्सप्लेनेशन वाला होता है, हाँ यही है एक्सपोजिटरी। ये होता है व्याख्यान मेथड, केवल बोल बोल के ही समझाना, ना कोई एक्टिविटी, ना ही बोर्ड पे पीपीटी चला रहे हो, ना कोई गेम खिला रहे हो, बच्चों से कोई चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ लेक्चर। तो केवल लेक्चर करने से या केवल प्रेजेंट कर देने से चीजों को बच्चे नहीं सीखते, छोटे बच्चे हैं वो करके ही सीखेंगे, उनके साथ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो आंसर जो यहां पर राइट जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर अगर यह संदर्भित रूप में हो। दूसरा ऑप्शन है अधिगम करता प्रदर्शन उन्मुखी हो। तीसरा ऑप्शन है अधिगम करता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो। डी ऑप्शन है जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग। भाई सभी लोग लाइक करते रहो, देखो जल्दी जल्दी। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर आप कितने बजे पढ़ाते हैं? 7 बजे? हम्म।
बहुत बढ़िया। देखिए, इसने बोला अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा तब, कब होगा सबसे बढ़िया, मतलब पढ़ाई सबसे बढ़िया कब होगी, तब होगी जब संदर्भित रूप में हो। पहला ही ऑप्शन सही है। संदर्भित रूप का मतलब क्या होता है? संदर्भ का मतलब होता है किसी चीज से उसका कनेक्शन जोड़ देना। यानी कि जैसे आप कोई चीज पढ़ा रहे हो और उसका पिछले ज्ञान से संदर्भ जोड़ दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, उसको भी संदर्भ कहते हैं। आप कोई क्लास में कोई बात बता रहे हो और उसका एग्जाम्पल आप बढ़िया सा दे रहे हो, वो एग्जाम्पल भी संदर्भ है। या फिर आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हो वो बच्चे के डेली लाइफ से आपने जोड़ दिया, वो भी संदर्भ है। या फिर जो कंटेंट आप क्लास में पढ़ा रहे हो वो बच्चे के जीवन में काम आएगा रियल लाइफ में। जैसे आप गुणा भाग सिखा रहे हो बच्चे को, तो गुणा भाग जो चीज़ है वो तो डेली लाइफ में काम आती है, तो पक्का संदर्भित चीज़ हो गई। लेकिन आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो, गांव का बच्चा है कोई, और बच्चे को कोई ऐसी लैंग्वेज सिखा रहे हो जो उसके जीवन में कभी काम नहीं आएगी। मान लो चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे हो या अफगानी लैंग्वेज सिखा रहे हो जो बच्चे के जीवन में कभी काम नहीं आनी, और छोटा बच्चा है इतना, तो वो आपकी असंदर्भित चीज हो गई। कुल मिला के संदर्भ उसको कहते हैं हम, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए और दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो ऐसी ही चीज तो सबसे बढ़िया होती है। तो पहला ऑप्शन इसलिए राइट है। अधिगमकर्ता प्रदर्शन उन्मुख होगा, प्रदर्शन उन्मुख गलत होता है, हमें चाहिए महारत उन्मुख यानी योग्यता को बढ़ाने वाला। अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से प्रभावित चाहिए हमें, नहीं, हम चाहते हैं आंतरिक कारकों से, कि आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत हो, नहीं, अगर किसी भी जानकारी के खंड हैं यानी भाग हैं, पार्ट ए, पार्ट टू, पार्ट या पैराग्राफ्स हैं, तो वो सारे पैराग्राफ एक ही बात से कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ तो प्रेमचंद की कहानी का आ गया और दूसरा पैराग्राफ सलमान खान के लव स्टोरी का आ गया, तो वो आपस में मेल नहीं खाएंगे दो टुकड़े। तो ऐसे टुकड़े हों या खंड हो जो आपस में जुड़े हों, एक दूसरे से संबंध रखते हों। अब आंसर जो राइट हो जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विकास के किस चरण की विशेषता स्वयं की पहचान खोजने और अमूर्त सोच के मुद्दों से निपटना है? पहला ऑप्शन है शेषावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन, तीसरा है मध्य बचपन और चौथा ऑप्शन है किशोर अवस्था। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। वेरी नाइस। चलो 2000 लाइक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं भाई, एक लाइक बचा है केवल। बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 2000 वाला लाइक करके आएगा। अभी कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक कर दो, जल्दी करके आओ फटाफट से। हाँ, आई एम न्यू स्टूडेंट सर। अच्छा चलिए, स्वागत है आपका। वेरी नाइस, बढ़िया आंसर कर रहे हो। अब लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो रहे हो। देखिए, इसने बोला है विकास के किस चरण में बच्चा स्वयं की पहचान खोजने। अब स्वयं की पहचान खोजने को एक शब्द या एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है स्वायत्ता। क्या होता है? स्वायत्ता, यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ रिकॉग्निशन, इसको हम कह सकते हैं खुद की पहचान। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको लगता है कि मेरी भी तो इस दुनिया में एक जगह होनी चाहिए। और मैं आपको बता ही देता हूँ कौन सी उम्र में आता है, किशोर अवस्था में। तो ये जो थॉट आता है हमारा, ये मैंने कल ही गारंटी बैच में पढ़ाया था, परसों परसों पढ़ाया था गारंटी बैच में, सारी अवस्थाएं पढ़ाई थी और सारी अवस्थाओं के क्या क्या गुण होते हैं, उसमें मैंने ये वर्ड भी पढ़ाया था आपको। स्वायत्ता का गुण किशोर अवस्था में आता है, जब बच्चा ये फील करता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, 17-18 साल का हो गया हूँ, 16 साल का, और माता पिता कहते हैं ज़्यादा मत बोल, अभी बच्चा ही है, तू बच्चा बन के रहे। अरे यार, माँ बाप बच्चा ही बनाए जा रहे हैं, हम बड़े हो तो गए, हमें कुछ करने दो, अपने दम पे कुछ करने दो, हमारा भी नाम हो, हमें भी पहचान मिले, है ना। वो वाली फीलिंग आती है। और अमूर्त सोच की अगर बात करेंगे तो अमूर्त चिंतन आता है कब? जीन प्याजे की स्टेज के बारे में सोच के देखो, 11 साल के बाद, फोर्थ स्टेज में आता है 11 साल के बाद, और 12 साल से आपकी किशोर अवस्था स्टार्ट है, तो वो भी मैच हो जाएगा आपका। तो ये जो गुण आ रहे हैं कौन सी अवस्था में आएंगे? किशोर अवस्था में, और इसकी उम्र क्या होती है? 12 से 18 साल की उम्र होती है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। समझ में आ रही है बात भाई? यस लिखते रहो, कमेंट में बताते तो रहो जी। चलिए अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, दूसरा ऑप्शन है विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, तीसरा ऑप्शन है विकास पैर से सिर की ओर होता है, और डी ऑप्शन है विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में लिखेंगे सब लोग आंसर। यस आएगा भाई, क्या बात है, जब आपके यस आते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है, थैंक यू। चलिए लिखिए जल्दी से अपना अपना आंसर।
वेरी नाइस, क्या बात है, 2500 लाइक हमारे कंप्लीट भाई। एक लाइक बचा है, बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 2500 लाइक करके आएगा। कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक बटन दबा दो। अब इसने निगेटिव वाली बात पूछी है भाई, कि विकास के बारे में कौन सी बात इनमें से गलत है, और ये सारे के सारे सिद्धांत लिखे हैं। सिद्धांत मैंने अभी दो तीन क्लास नंबर 3 में मैंने आपको, गारंटी बैच की क्लास नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था। तो विकास क्रमानुसार चलता है, बिल्कुल सही बात है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। जैसे शारीरिक विकास है तो एक साथ थोड़ी बच्चा सीख जाता है, पहले गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर सहारे से खड़े होना सीखेगा, कुछ मेज वगैरह चारपाई पकड़ के, फिर अपना चलना सीखेगा बच्चा। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, सही बात है। विकास विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, हाँ। विभेदन का मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी सभी बच्चों का विकास अलग अलग चलता है। एकीकरण मतलब जब बच्चों की सारी क्षमताएं मिलके काम करने लगती है। शुरू में बच्चा छोटा होता है तो मिलके काम नहीं करती, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन बन जाता है, मिलके काम कर सकते हैं। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये बात गलत है। विकास केंद्र से बाहर होता है, ये बात सही है। अब पैर से सिर की ओर तो नहीं होता, सिर से पैर की ओर होता है ना। सिर से ही तो शुरू हुआ, पहले बच्चे ने गर्दन संभालना सीखा, फिर कमर संभालना तो बैठना सीख गया, फिर घुटनों के बल चलना सीख गया। तो ये जो सिद्धांत है इसका नाम है शीर्षगामी सिद्धांत। क्या नाम है भाई इसका, लिख लो इसको, चाहो तो काम आएगा, शीर्षगामी। और ये जो हम कह रहे हैं केंद्र से बाहर की दिशा में विकास होता है, इसका क्या नाम होता है ये लोग बताएंगे, ये बताएंगे आप लोग। चलो कमेंट करके जल्दी बताओ, इस वाले सिद्धांत का नाम क्या है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। बताओ इसका नाम बताओ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया इसलिए पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। अगले प्रश्न पे आते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत वंशानुगत गुण, पहला ऑप्शन है केवल व्यक्ति के वंशा, एक मिनट, व्यक्तिगत विभिन्नता है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होता है, ये है सवाल आपका। तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है ये पूछा है। पहला ऑप्शन है केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, दूसरा है केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, तीसरा है आनुवंशिकता व वातावरण पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर अंतःक्रिया, और डी ऑप्शन है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। अधोगामी सिद्धांत, क्या बात है, याद है आप लोगों को, वेरी नाइस। चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर सब लोग। हाँ जी, देखिए तो इसने बोला है आपसे कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है। तो क्या केवल वंशानुगत गुण ही व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बन सकते हैं, जैसे कि सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं तो सबका डीएनए अलग अलग, सबकी विशेषताएं अलग। भाई जिसके माता पिता लंबे हैं उसके बच्चे भी लंबे हो जाते हैं, जिसके माता पिता छोटे हैं उनके बच्चे की हाइट भी छोटी रहती है ना। तो हाँ चलो आनुवंशिकता के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, लेकिन क्या वातावरण उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा? 100% डालेगा। एक आदमी है, एक बच्चा जिसका वातावरण है कि 24 घंटे एसी में बैठा रहता है, वो भैया उसको स्कूल में भी एसी, बस में जा रहा है, वहां से आने के बाद भी घर भी एसी लगी हुई है, कहीं उसको जो है धूल मिट्टी देखनी नहीं पड़े। एक बच्चा ऐसा है जो गांव में पैदा हुआ, 24 घंटे खेतों में खेल रहा है, 24 घंटे धूप में खेल रहा है। तो भाई दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? वातावरण भी व्यक्ति की विभिन्नता पैदा कर देगा, शरीर ही अलग दिखने लग जाएंगे, उनके रंग रूप अलग हो जाएंगे, है ना। तो केवल पालन पोषण भी नहीं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से ही फर्क पड़ेगा, मिलके ही व्यक्ति की विभिन्नता आती है, दोनों की वजह से। अच्छा चलो ये तो माहौल की बात थी, छोटा सा एग्जांपल। इसके अलावा अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में आप देखो इंसान अलग अलग होते हैं। अब हिंदुस्तान के लोगों को देखो और चाइना के लोगों को देखो, तुरंत पहचान जाते हो ना, अरे ये तो चाइनीज है। कई बार तो पूर्वी राज्य वालों को भी तुम चाइनीज बोल देते हो जबकि वो हिंदुस्तानी है ना। तो क्यों, वजह यही है कि उनका जो वातावरण है, वहाँ का पहाड़ी इलाका है, मौसम ठंडा है एकदम, वो उसकी वजह से थोड़ा डीएनए में चेंज आता है। इंडिया में अब यहाँ पे हम देखें साउथ में और इंडिया मतलब नॉर्थ में, नॉर्थ के लोग अलग दिखते हैं, साउथ इंडिया के लोग थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं। तो ये कैसे आ रहा है? ये वातावरण की वजह से अंतर आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सामाजिकरण। पहला ऑप्शन है रेखिक व निश्चित प्रक्रिया है, दूसरा है सरल व एक आयामी प्रक्रिया है, तीसरा है जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पर सही जाएगा? चलो जल्दी लिखेंगे। हम्म, मेरे भी बच्चे ऐसे ही रहते हैं, लेकिन अब मैं उनको थोड़ा बाहर भी खेलने देती हूँ।
अरे खेलने देना चाहिए भाई, तुम ज्यादा वो मत रखो, मतलब उनका सेफ्टी का ध्यान रखो। अगर वो बाहर खेलने जाते हैं तो खुद भी चले जाओ उनके साथ, उसमें क्या है ना। लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे उनको घर में बंद करके रखोगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे ना तब उनको बड़ी दिक्कत आएगी। बाहर की दुनिया भी तो देखने दो उनको, समाज कैसा है, कैसे दोस्त बनाने दो उनको। बचपन के दोस्त ही बड़े होके भी काम आते हैं भाई, जो बड़े होने के बाद दोस्त बनते हैं वो तो ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं। भाई एक ही कंपनी में काम करते हैं, चलो भाई दोस्त बन जाते हैं, है ना। यही होता है, एक ही फील्ड से हो, हाँ चलो दोस्त बन जाते हैं, काम आएगा किसी ना किसी दिन। वो दोस्ती है ही नहीं एक्चुअल में, दोस्ती बचपन में होती है ढंग की। तो उन्हें अभी दोस्त बनाने दो, वही बड़े होके काम आएंगे उनके। अब सामाजिकरण जो है, क्या वो रेखिक और निश्चित प्रक्रिया है? नहीं, क्योंकि रेखिक कोई सा भी विकास नहीं होता, सामाजिक विकास का ये पार्ट है। तो ना तो सामाजिक विकास ना ही संज्ञानात्मक, कोई भी सीधा सीधा नहीं होता, रेखिक नहीं है। हमेशा वो तोड़ मरोड़ के होते हैं, कभी स्पीड तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे, कभी खराब चीज़ें सीखेंगे। सामाजिकरण कोई सीखो आप, कई बार बच्चा अगर नैतिक काम सीख रहा है, बड़ों के पैर छूना, सलाम करना, भाई बहुत अच्छे से चीज़ें सीख रहा है, तो गालियां देना भी तो वही सीख रहा है। कई बार बच्चा घर में पैसे चोरी कर लेता है, बचपन में हमने भी करे हैं, पिटे भी बहुत तगड़े वाले हैं, है ना। बहुत मारा था मेरे पिताजी ने। तो बचपन में हम अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं तो बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं, मैच्योरिटी आएगी, हाँ ये चीज़ नहीं करनी, ये करनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो सीधे सीधे नहीं होगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है सामाजिकरण, बड़ा जटिल काम है। सरल तो बिल्कुल नहीं है, आसान नहीं है। और अनम्य और सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि सभी का विकास एक जैसा होगा, नहीं होता। हर बच्चे का सामाजिक विकास एक जैसा नहीं है भाई। किसी के पेरेंट्स बचपन से इतनी छूट दे रहे हैं कि तुम्हें जो करना करो, जहां जाना है जाओ। भाई 8वीं क्लास के लौंडे गर्लफ्रेंड लिए घूम रहे हैं, हम साला यहाँ है ना बड़े होने के बाद भी सिंगल घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने अलाउड ही नहीं करा, नहीं मिला हमें वो समाज। तो क्या करें भाई, समाज भी अलग अलग है, एक जैसा सामाजिकरण है, सार्वभौमिक है? बताओ सार्वभौमिक है? हमने इंटर कर लिया था, ग्रेजुएशन में आ गए, कभी जिंदगी में लड़कियों के साथ ना पढ़े, हम लोंडो वाले स्कूल में पढ़ के आ गए। समझ में आ रही है बात? तो सबको एक जैसा सामाजिकरण मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, तो अलग अलग होता है। चलिए फिलहाल आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि पहला ऑप्शन है बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, दूसरा है आपका भाषा विकास को सुसाध्य करती है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, और डी ऑप्शन है बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ होते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो तुरंत लिखेंगे। बिल्कुल सही सर, अच्छा जी। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड अब एक डॉक्टर है जयपुर में, लेकिन मेरे कभी काम नहीं आई। अरे काम आने के लिए ही दोस्त बनाते हो तुम, हाँ। अभी भी यही सोच रहे थे काम आएगी मेरे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दोस्ती काम के लिए होती है यार, एक इमोशन होता है, अच्छा लगता है दोस्तों के साथ कभी बैठो, चाहे वो साल 2 साल 4 साल के बाद मिले। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं बचपन के जो विदेशों में चले गए, अब वो आते हैं 4 4 साल, कभी 5 साल बाद, कभी एक बार उनसे मिला, तो हम उनसे ये कहें तो मेरे कभी काम नहीं आया, चल मैं नहीं मिल रहा तेरे से, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अलग का मतलब है कि गुणात्मक रूप से भिन्न होना, यानी बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से भिन्न है, यानी सोचने का तरीका अलग अलग है, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, बड़े अलग तरीके से, है ना। भाषा विकास को सुसाध्य करती है, ये बात वाइगोत्स्की अगर बोलते तो सही थी, जीन प्याजे की बात गलत है। भाषा विकास में मदद कर रही है, ये बात वाइगोत्स्की के हिसाब से तो सत्य है, लेकिन सवाल जीन प्याजे का है तो गलत जाएगी। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, नहीं, कि बड़ों में ज्यादा अकल है बच्चों में कम अकल है, ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा हुए हैं, नहीं, बच्चे जब पैदा होते हैं उनके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड अंदर है। बच्चे सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा हुए हैं, आप कुछ भी नहीं सिखाओगे ना तब भी वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे। अगर आप उन्हें अकेला जंगल में भी छोड़ के आ जाओगे ना तब भी वो पेड़ों पे चढ़ना सीख जाएंगे, फ्रूट्स ढूंढना सीख जाएंगे, बंदरों के साथ खेलना सीख जाएंगे, शेर की सवारी करना सीख जाएंगे। बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, आप नहीं डाल रहे हैं, आप तो सिर्फ ज्ञान दे रहे हो, आपने तो सिर्फ माहौल दिया है, सीखेगा वो अपनी क्षमता से ही। तो ये खाली स्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पुराने जमाने में चला करता था जब व्यवहारवाद हुआ करता था, जब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ज्यादा पॉपुलर थे। अब रचनावाद चलता है, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए फिलहाल जो आंसर राइट होता है आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है।
समझ में तो आ रही है ना क्लास? एक बार कमेंट में लिख के बता दो कि कैसी लग रही है क्लास, फीडबैक दे दो जरा थोड़ा सा। और लाइक कितने हो गए बताओ देख के। 3,000 होने वाले हैं। 3,000 हो रहे हैं, 3,000 लाइक, लेकिन अभी 2-3 कम है, जल्दी पूरे कर दो। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? शिशु अवस्था आपकी 6 से 11 साल, माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से ऊपर की हो गई, और डी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक चरण आपका जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र है। तो कौन सा सही है ये बताना है। चलो बताओ कमेंट करके जल्दी से, फटाफट लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत अच्छा लग रहा है क्लास, वेरी गुड, वेरी नाइस क्लास सर जी। जी यस सर, क्लियर। इंग्लिश की क्लास भी करवाओ। अच्छा, इंग्लिश की क्लास कल लगवा देंगे। मस्त सर, वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। जी चलिए लिखिए। इसने बोला किस युग्म का मिलान सही है? तो शिशु अवस्था तो 6 से 11 होती नहीं है, ये तो जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल नहीं होती, ये 6 से 12 साल की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही है, ये 11 साल से ऊपर ही होती है, यानी 11 साल से शुरू होती है, वयस्क अवस्था तक चलती है, जीन पियाजे के सिद्धांत में आती है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 साल नहीं होता, बल्कि 2 से 7 साल होता है। ठीक है, तो सही वाला जो मिलान है वो सी ऑप्शन है आपका। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? पहला ऑप्शन है यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, दूसरा है यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, तीसरा ऑप्शन है यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, और डी ऑप्शन है यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जी समझिए बात को। कॉलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इन्होंने बोला है कि व्यक्ति जो है अलग अलग उम्र में अलग अलग सोच से नैतिक कार्य करता है। बहुत छोटा बच्चा है तो वो अपनी मर्जी से अच्छे काम नहीं करता, वो माता पिता की आज्ञा की वजह से, कि माँ बाप ने बोला है कि ये वाला काम करना है, तब वो काम करता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको आसपास के समाज में चीज़ें समझ में आने लगती है, तो बच्चा सोचता है कि समाज में देखो ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो इसकी तारीफ हुई थी, तो मैं भी अच्छा करूँगा, मेरी भी तारीफ होगी, है ना। तो अलग अलग उम्र पे अलग अलग चीजें सोचता है, लेकिन इनके सिद्धांत में एक कमी है। यानी कि एक आलोचना कर दी, किसने की ही? गिलिगन नाम के एक आदमी ने बोला कि तुम्हारे सिद्धांत में एक कमी है। क्या कमी थी इनके सिद्धांत में? कमी ये थी कि इन्होंने एक तो सांस्कृतिक प्रभाव को नहीं बताया, कि भैया ये जो आप बच्चों की सोच बता रहे हो, आप अमेरिका के रहने वाले हो, यहीं की आपने बच्चों पे से बात करी, इंडिया के बच्चे क्या पता अलग नैतिक विकास सोच रहे हो, भारत मतलब चाइना के बच्चे अलग तरीके से सोचते हो सकता है। दूसरी चीज नारीवादी दृष्टिकोण, यानी नारी जो है, जो आप नैतिक काम बता रहे हो, यही नैतिक काम स्त्री क्या पता उसको नैतिक काम ना समझे, और जिस काम को स्त्री अच्छा समझ रही है उसको पुरुष अच्छा ना समझे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को नहीं दर्शाया, इसी चीज पे इनकी जो है क्या कर दी गई, आलोचना कर दी गई। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि पहला ऑप्शन है बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं, और डी ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं। बताइए भाई कमेंट में लिख के जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। अवहेलना का मीनिंग क्या होता है? अवहेलना का मीनिंग होता है मना कर देना, मतलब अवहेलना किसी चीज की निंदा कर देना या किसी चीज को इग्नोर कर देना। जैसे आपकी पार्टी में 10 मेहमान आते हैं और उनमें से एक आपके फुप्पा आ गए और फुप्पा जी को आप इग्नोर मार रहे और दूसरों से बात करे जा रहे, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आपने उसकी अवहेलना कर दी, है ना, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो किसी चीज पे जब इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो उसको कहते हैं अवहेलना कर दी। बच्चे किस चरण में अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं? सर जी बता दीजिए। पहले चरण में ही पहले चरण में ही अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रियाएं बच्चे करने लगते हैं। समझते हैं लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था? बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है फिर निष्क्रिय रूप से सीख लेंगे? नहीं भाई, निष्क्रिय रूप से दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ एक्टिव है। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ये सही बात है। बड़ों की मदद से ही बच्चे अपनी समझ बनाते हैं,
बनाते खुद ही हैं, बच्चे सीखते खुद ही हैं, लेकिन बड़ों की मदद से सीखते हैं। इसको हम पाड़ कहते हैं। बच्चे जब बड़े की मदद लेता है उसको हम कहते हैं पाड़। उद्दीपन प्रतिक्रिया, ये आपका व्यवहारवाद है। बाह्य अभिप्रेरणा, ये हमेशा ही गलत रहेगा। जहां पे दिख जाए ना ये शब्द, आंख बंद करके इसको गलत लगा देना। बच्चे तब सीखेंगे जब उन्हें इनाम दिया जाएगा। इनाम वाली बात भी जहां आए उसको गलत कर देना। इनाम हो गया, पुनर्बलन हो गया, पुरस्कार हो गया, सजा, ये चारों वर्ड निगेटिव है, इनको जहां मिले काट दो। तो यहां पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है, ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में खाली स्थान जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। तो खाली स्थान में क्या आएगा, भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल। बताना जरा खाली स्थान में क्या आएगा भाई, लिखिए अपना अपना आंसर। और सभी लोग हमारे साथ डेली लाइव जुड़े हैं भाई, है ना। जो भी नए बच्चे भी अगर हैं तो आप सभी डेली लाइव आएंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, बेहतरीन वाली। डेली हम 7 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं शाम को, तो आप कोशिश कीजिए कि डेली शाम को 7 बजे लाइव आए आप टाइम से, है ना, तो ज़्यादा बेहतरीन वाली आपकी पढ़ाई हो पाएगी। जी, ए दे रहे हो सब लोग, अच्छा। पक्का पहला ऑप्शन लॉक किया जाए, ताला लगाया जाए, हाँ। चलो लगा देते हैं, सही है आपका जवाब। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की बहुत महत्ता बताई है। उन्होंने बोला कि भाषा का विकास पहले हो जाता है, फिर भाषा संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। तो भाषा कैसे करती है विकास में मदद, जब बच्चा बोलना और सुनना, समझना और पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो वो किताबें पढ़ के भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब बोलना समझना सीख जाएगा तो अपने बड़ों से, व्यक्ति से बात करके वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो इसकी वजह से भाषा ज्ञान में मदद कर रही है, मतलब संज्ञान में मदद कर रही है, बच्चे के दिमाग को डेवलप करने में। तो ये बात कहते हैं वाइगोत्स्की, पहला ऑप्शन ही सही है आपका। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन है बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए या किया जाता है। डी ऑप्शन है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, कमेंट में लिख के। चलिए जल्दी से लिखेंगे। जी सर जी, 4 साल हो गए बट आपने कभी मेरे हेलो को हेलो नहीं बोला। अरे ये क्या बात हो गई। विनीत कुमार, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा नाम याद है मुझे, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारा कमेंट पढ़ा था। और 4 साल से कब, 4 साल पहले तो तुम मुझे जानते भी नहीं थे, झूठ बोल रहे हो। अभी तो आए हो तुम इसी साल। चलो लिखो। हाँ अच्छा, डी ऑप्शन की तरफ सबकी गाड़ी जा रही है, पक्का लॉक लगा दिया जाए डी ऑप्शन पे, सोच लो एक बार और। जी, प्रगतिशील शिक्षा ही बाल केंद्रित शिक्षा है ना, यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जहां बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा का नाम आ जाए तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि बच्चा करके सीखेगा। ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, पहला पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए कि बिना करे कुछ नहीं आएगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग यानी कुछ ना कुछ करके सीखेगा। अब दूसरी बात, करने वाली बात जो है, आपका डी ऑप्शन आप लोगों ने दिया है, आपका आंसर तो बिल्कुल आपने सही दिया है। सीखने का आधार जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होने चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है कि जब आप किसी काम को करेंगे तभी आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर कोई आपको बोल के समझाएगा तो आपको अनुभव नहीं मिल सकता, आपको कोई लिख के समझाएगा नहीं मिल सकता अनुभव, आप किताब पढ़ेंगे नहीं मिल सकता अनुभव। जब तक आप उस काम को कर नहीं रहे तब तक अनुभव कैसे हो जाएगा। आप चाहे बाइक चलाने की कितनी किताबें पढ़ते रहो, बाइक चलानी आ थोड़ी जाएगी। जब तक बाइक को लेके सड़क पर निकलोगे नहीं तब तक नहीं आएगी। तो बिल्कुल सही बात है, सीखने का आधार जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव ही है। और संवाद कहते हैं हम डिस्कशन यानी चर्चा करने को। तो चर्चा करना बहुत अच्छी बात होती है, जो डाउट्स होते हैं बच्चे के मन में वो खत्म हो जाते हैं और उसको नई जानकारी मिल जाती है टीचर के द्वारा। और मैंने अभी पिछले प्रश्न में क्या बताया आपको, इनाम, सजा, पुनर्बलन, ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए, पहली बात तो सख्ती करना ही गलत है। फिर दूसरी बात इसने बोल दी अनम्य पाठ्यचर्या, ऐसी पाठ्यचर्या जिसमें जरा भी बदलाव ना किया जा सके, तो ऐसी पाठ्यचर्या खराब होती है। पाठ्यचर्या वो अच्छी होती है जिसमें बदलाव करा जा सके, जितनी बच्चे को जरूरत है उसके हिसाब से बदल दो। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन और अभ्यास, ये जो वर्ड है वेधन, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। वेधन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते रहना, यानी रट्टा मार रहे हो। तो वेधन वाला जहां पे भी आएगा वो गलत कर देना। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही चला जाएगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है, यस और नो, कमेंट में बताओ। मजा आ रहा पढ़ने में या नहीं। जी, ईस्ट और वेस्ट, शादाब शरीफ बेस्ट, क्या बात है। गुरुजी मैंने आपसे क्या लिखा, आपके
ईवीएस के 6 साल पुराने यू नोट्स यूट्यूब पर देखे हैं? अच्छा, बहुत हेल्पफुल है। हाँ हाँ, मैंने डाले थे उस टाइम, हाथ से लिख के नोट्स डाले थे मैंने। उस समय टाइपिंग वाला सिस्टम हुआ ही नहीं करता था, पीपीटी वाला। तो मैंने अपने हाथ से नोट्स लिखे थे सारी एनसीईआरटीज़ के। और तब मैंने वो, हाँ, 6 साल पुरानी वीडियोज़ हैं। हाँ, आपने बड़ा चैनल पे नीचे जाके देखी होगी, है ना, बड़ी ओल्ड वीडियोज़ में जाके एनसीईआरटी के नोट्स मैंने अपलोड किए थे चैनल पे। प्रश्न है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? पहला ऑप्शन है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा है शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, चौथा ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। हाँ भाई लाइक तो करते रहो, आज लाइक कम रह गए। मैं कह नहीं रहा हूं तो देखो लाइक भी नहीं कर रहे हो। हाँ, कहने का इंतजार करते हो, जल्दी जल्दी करो सब लोग। अब देखिए, इसने बोला कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति भावनाओं को गहराई से जानते हैं। भाई भावनाओं को, इमोशंस की जब बात आती है तो दो ही बुद्धि काम की होती है, एक है अंतःवैयक्तिक वैयक्तिक, एक और है अंतर्वैयक्तिक। एक ये हो गई, इसी के जैसी है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें अंतर हो जाता है ना, ये वाला अंतर वैयक्तिक। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर इनमें फर्क पूछा जाए कि दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क कैसे बताओगे? देखो, इसमें यह है, अगर हम अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, जैसे कि मुझे किन चीज़ों से फर्क पड़ता है, कोई अगर मुझे कोई बात बोल देता है तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। अगर मैं ये वाला गाना सुनूंगा मुझे बड़ा मजा, मतलब मुझे अपने इमोशंस का अच्छे से पता है। मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, मुझे ना पढ़ पढ़ के, जोर से बोल बोल के पढ़ता हूँ तो जब समझ में आता है ना। कोई कहेगा मुझे लिख के ज्यादा समझ। अगर आपको अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को पता है तो है अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल। सेम चीज अगर आपको सामने वाले व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति के बारे में भी आपको नॉलेज होने लग जाए, कि आप किसी व्यक्ति को देख के बता देते हो ये आज दुखी है, आज इसके पापा ने मारा होगा इसे, है ना। जब ये दोस्तों में बड़ी खास होती है, तो दोस्त देख के ही बता देता है कि आज तो ये पिटा पट पिट के आया घर से। तो जब आप दूसरों की भावनाओं के बारे में जानने लगे तो उसको हम कहते हैं अंतर्व्यक्ति। अरे यार, इस हाथ से करने पे साफ ही हो गया, ये फिर से कर देता हूं, है ना। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको? सी ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर राइट हो जाता है ना। एक डायलॉग था वो मेरे बचपन का, मैंने बचपन में सीखा था, वो किसी से सीखा, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, कि दोस्त वो होता है कि आपका दोस्त, मतलब दोस्त, मैं एक दोस्त हूँ, एक मेरा दोस्त है, तो दोस्त उसे कहते हैं कि अगर दोस्त बारिश में खड़ा है तो उसके चेहरे को देखकर बारिश के पानी में और उसके आंख से निकल रहे आंसू में फर्क बता दे, वो होता है दोस्त। तो ये बात मैंने सीखी थी, बड़ी गहरी बात थी, समझ में आई थी मुझे बचपन में भी। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? पहला ऑप्शन है कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने के लिए कहना, दूसरा ऑप्शन है खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, तीसरा ऑप्शन है देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, और डी ऑप्शन है सभी जेंडरों में स्वायत्ता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा? लिखेंगे सब लोग आंसर। चलो, हमारे 3500 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं, एक लाइक केवल कम है। कौन करेगा बताओ, कौन है वो लक्की पर्सन जो 3500 वाला लाइक करेगा? कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक बटन दबाओ। ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला तो आप बन जाओ किसी के, अगर आपको नहीं मिलता तो आप बन जाओ, है ना। कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? अगर आपके अंदर, मतलब बच्चे के अंदर हो, या आप टीचर हैं तो आप रूढ़िवादिता करते हो, तो कौन सी चीज ऐसी है जिससे कम हो सकता है? बच्चों को अगर कक्षा में केवल लड़कों से ही भारी भरकम काम करवा रहे हो बाहुबली समझ के, तो भेदभाव कर रहे हो आप, है ना। हाई, कई बार ये होता है कि हम ज्यादातर मेहनत वाले काम लड़कों को ही दे देते हैं, लड़की आराम से क्लास में बैठी है, लड़के बेचारे मजदूर बने फिर रहे स्कूल के अंदर। तो ये भी एक तरह का भेदभाव है। हम ये नहीं कह रहे कि भारी भरकम काम भी लड़कियों से कराओ, लेकिन साझे में करा लो भाई, मिलजुल के करा लो, सब मिल के कर लेंगे। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, ये भी गलत है। देखभाल करने वाले व्यवसाय केवल औरत ही हो सकती है, मतलब आया वार्डन जो इस तरह के देखभाल करते हैं, ये औरत ही होगी, क्यों आदमी नहीं कर सकता? आदमी भी तो देखभाल कर सकता है बच्चों की। सभी जेंडरों में स्वायत्ता और सहानुभूति के गुण विकसित करना, ये सही है। सभी जेंडर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सके, स्वायत्ता मतलब
अपनी मर्जी से आप सोच सकते हैं, है ना, कि आपको कौन सा प्रोफेशन चुनना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा काम करना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। सहानुभूति सभी जेंडरों के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री को ही पसंद करेंगी, है ना, पुरुषों से तो नफरत करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी। लड़के तो इतने हरामी होते हैं, सब के सब साले धोखेबाज होते हैं। किसी से भी, तू बहन तू मेरे साथ रहे, 5 महीने रहेगी, 6ठे महीने वो भी फरार किसी लौंडे के साथ, अब तुम अकेली रहो। हाँ, तो बेटा अंडरस्टैंडिंग बनाओ, थोड़ा सोचो समझो, इतनी भी नफरत क्यों करनी है। तो फिलहाल डी ऑप्शन राइट हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है सूचना संक्रमण, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक और डी ऑप्शन है मनोगतिशील। बताएंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। हम्म, चलिए लिखते रहिए। सर आप मेरे दोस्त बन जाओ। अरे मैं तो हूं ही यार, मैं आपका सबका दोस्त हूं, इसमें तो, इसमें कहने वाली क्या बात है। देखिए इसने बोला है कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मानता है। तो अगर हम ध्यान से समझें, इसने बोला कि भाषा को हम मान रहे हैं कि ये भाषा जो है वो संज्ञान को सुसाधित कर रही है, यानी संज्ञान को बढ़ा रही है। और ये बात कौन बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ऊपर, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ऐसा ऐसा आदमी है जो ये कहता है कि भाषा संज्ञान को बढ़ाएगी। और अब ये बात देख लो ध्यान से कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। तो यही वो चीज है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिस परिप्रेक्ष्य में यह बात बोली गई है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करेगी। ठीक है। व्यवहारवाद तो वैसे भी नफरत करता है सीटेट से, व्यवहारवाद को तो हमेशा हटा दो। सूचना प्रक्रमण से इसका कोई लेना देना है नहीं, सूचना प्रक्रमण मतलब इंफॉर्मेशन डिलीवरी करना, ये सब। मनोगतिशील से भी इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावशाली रणनीति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, दूसरा है छात्रों की विभिन्न भूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, सी ऑप्शन है ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, और डी ऑप्शन है निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। अब आप लिखेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए तुरंत जल्दी से। हाँ जी, वेरी नाइस। सर जी मैं कुछ बोलती हूँ आप कभी देखते ही नहीं हो, और वाह, देख तो लिया कमेंट आपका। ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट एक साथ आते हैं ना, तो ऊपर भाग जाते हैं वो जल्दी जल्दी, पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये मत सोचा करो मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ, वो जितने दिखते हैं उतने मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए, अब इसने बोला है कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए। विविधता मतलब बहुत सारे प्रकार के बच्चे हैं, सभी की मातृभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, बच्चों की विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई आईक्यू लेवल में बहुत ज़्यादा हाई है, कोई आईक्यू लेवल में कम है, किसी को मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को हिंदी ज़्यादा। बच्चों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं, उसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, है ना। कुछ बच्चे विकलांग भी हो सकते हैं, कुछ सामान्य, कुछ जो है बहुत प्रतिभाशाली। तो क्या करेंगे, जो उनके फायदे की चीज़ है, लेकिन इनमें से एक ऐसी है जो उनके फायदे की नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो यह है कि सामाजिक संदर्भ का पता लगाएंगे, ये तो बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि बच्चे के दैनिक जीवन का पता लगाएंगे तो बहुत बेस्ट टीचिंग आप कर पाओगे, क्योंकि दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना सबसे बेस्ट टीचिंग होती है। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमि के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, यानी बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या उनकी मदर टंग है, कितनी उनकी नॉलेज है प्रीवियस, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे, तो ये भी अच्छी बात हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गया। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद हो, वाह क्या बात कहती, ये तो और भी बढ़िया हो गया भाई। ऐसी चीजें पढ़ा रहे हो जो सभी के लिए फायदेमंद हो जाए। निर्देशों के मानक सेट, देखो ये मानक वाली बात जो है ना, ये हमेशा गलत होती है, क्योंकि मानक का मतलब है कि सभी बच्चों को एक ही लाठी से हाँकना, वो कहते हैं ना एक ही लाठी से सबको हाँकना, वो नहीं करना आपको। आपको बच्चे की सभी बच्चों की स्तर को समझना है और फिर उसके हिसाब से पढ़ाना है। तो शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा कर रहे हो, यानी बच्चे के दैनिक जीवन को, बैकग्राउंड को आप इग्नोर मार रहे हो, तो फिर आप अच्छी टीचिंग नहीं कर पाओगे। यही आंसर है, इसको भी मैंने गलत ही लगा दिया, यही आंसर है जो सही है, क्योंकि आपके नेगेटिव ही आपने पूछा है।
प्रश्न में निगेटिव पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? मानकीकृत, व्यापक आकलन, रचनात्मक आकलन, गुणात्मक आकलन, कौन सा बताओ, कौन सा आकलन बढ़िया रहेगा इसके लिए? लिखेंगे जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। कितने बजे से सर क्लास होती है? बड़ी मस्त क्लास है ये तो। हाँ मस्त तो है। क्लास होती है आपकी शाम को 7 बजे, है ना? कितने बजे? शाम को 7 बजे क्लास शुरू होती है। तो आप सभी को डेली शाम को 7 बजे लाइव आना है इसी चैनल पर। क्या नाम है? एसए टीचर एकेडमी। याद कर लो, एसए टीचर एकेडमी पे शाम 7 बजे, है ना? और इसको टाइम को लिख के रख लो, डेली लाइव आओगे ना तो हीरो बना दूंगा आपको सीटेट में। इतने गजब के कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। हमारी क्लास ऐसी नहीं है कि भागम दौड़ी वाली, टाइम पास वाली, कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है। एक एक वर्ड का मीनिंग बता के आपको चलता हूँ, जैसा कि आप देख भी रहे हैं ना, आपको खुद ही पता चल रहा होगा क्लास कैसी हो रही है। हर चीज़ का मीनिंगफुल तरीके से आप सीखेंगे, फिर देखना तैयारी क्या मस्त होती है। बस आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है हमारे साथ इसी चैनल पर। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए भाई? अर्थपूर्ण अधिगम मतलब होता है ऐसा अधिगम जो मीनिंगफुल यानी बच्चे के काम आए, बच्चा उससे अपनी योग्यता बढ़ा रहा है, बच्चा उसको डेली लाइफ में यूज कर रहा है। मानकीकृत तो नहीं चलेगा, क्योंकि मानकीकृत मैंने अभी ऊपर बताया आपको, मानक वाली जितनी भी चीजें होती हैं निगेटिव होती है, क्योंकि मानकीकृत का मतलब हो गया सब बच्चों को एक जैसा ही पढ़ा रहे हो। भाई बच्चों की विशेषताएं अलग अलग हैं तो एक जैसा नहीं पढ़ाना। व्यापक होना चाहिए, ये बात अच्छी है। देखो व्यापक होना चाहिए, है ना, लेकिन इसने पूछा अर्थपूर्ण अधिगम, तो अब इसको हम कहेंगे आकलन की विशेषता होनी चाहिए रचनात्मक। अब बताओ मैंने रचनात्मक क्यों लगाया? क्योंकि पॉजिटिव ये भी है और ये भी है। बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। जब 3 आंसर पॉजिटिव हो तो उनमें से कैसे चुने? उनमें से ऐसे चुनो कि व्यापक का मतलब होता है सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर देना, यानी सारे सब्जेक्ट को भी कवर कर दिया। सब्जेक्ट के अलावा आपने शारीरिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, और बच्चा खेलने में कैसा है, व्यवहार, सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर कर देते हैं तो उसको कहते हैं व्यापक आकलन, यानी सर्वांगीण आकलन। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं पूछी थी आपसे कवर करने वाली, यहाँ तो ये पूछी थी कि अधिगम मीनिंगफुल कैसे होगा। केवल गुणात्मक हो जाएगा? नहीं, गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है, दोनों होगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिल करके रचनात्मकता का निर्माण करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में दोनों चीजें शामिल हैं, गुणात्मक मूल्यांकन भी, मात्रात्मक वाला भी। क्योंकि गुणात्मक तो ये होता है कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसा है, बच्चे का जो है भाषा कैसी है, बच्चा बिहेव कैसे करता है एक दूसरे के साथ, ये तो गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक वो होता है कि मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए बच्चे के, इंग्लिश में कितने आए। तो हमें दोनों चीजें चाहिए ना, इसीलिए रचनात्मक आकलन लगेगा हमारा। और रचनात्मक आकलन पूरे साल भर निरंतर चलने वाला आकलन होता है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। सर आप मस्त पढ़ाते हो जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, दूसरा है योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्कीकरण, तीसरा है बच्चों की पहचान पर उनका उपयुक्त नामीकरण, फोर्थ है पाठ्यपुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्र में लचीलापन। तो इनमें से कौन से पॉजिटिव हैं उसके हिसाब से आप अपना आंसर चुनेंगे। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। जी सर मैथ की क्लास कितने बजे आती है? 5 बजे, शाम को 5 बजे। सर जी आप बहुत हैंडसम हैं यार। अरे यार भी कह रहे हो, सर भी कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? है क्या कमेंट कर रहे हो? सर जी यार आप बड़े हैंडसम हो। हैं चलो चलो लिखो जल्दी अपना अपना आंसर। आप लाइक के लिए नहीं बोल रहे हैं आज? हाँ तो कर दो, मैं नहीं बोलूंगा तो करोगे नहीं तुम। हाँ बताओ कितने हो गए? 4000 होने वाले हैं, 2 लाइक बच रहे हैं, हो गए 4, तो एक ही बचा है अब। चलो 4000 वाला लाइक कौन करेगा बताओ? एक ही लाइक बचा है, कौन है वो लक्की पर्सन जो करेगा? जल्दी कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? बाधा मुक्त वातावरण तो बनाना ही पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। यानी आपका वातावरण ऐसा हो जिसमें किसी भी बच्चे को कोई रुकावट ना आए। जैसे अगर विकलांग बच्चे हैं तो आपके स्कूल में रैंप हो कि व्हील चेयर वाला बच्चा रैंप पे चढ़ के ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं कि सीढ़ियों पे स्ट्रगल कर रहा है ना? अगर दृष्टिबाधित बच्चे आपके स्कूल में हैं तो ब्रेल लिपि का इंतजाम आपके स्कूल में होना चाहिए। तो बाधा मुक्त होना चाहिए वातावरण। योग्यताओं के आधार पर बच्चों को बांटोगे आप, बंटवारा नहीं करना यार, आपको नामीकरण भी नहीं करना और पृथककरण भी नहीं करना, ये दोनों निगेटिव चीजें हैं, ये भेदभाव है एक तरह के, तो ये नहीं करना आपको। हाँ पाठ्य पुस्तकीय अनुभव में या आप टीचिंग मेथड में, शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है आपके पढ़ाने का तरीका, तो इसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी आप जरूरत के हिसाब से इनको बदल सकते हैं, जैसे बच्चे वैसी टीचिंग।
तो आपका अरे मैंने पहले को भी काट कैसे दिया, बोल कुछ और रहा हूँ, निशान गलत लगा दिया। बताया तो मैंने आपसे पॉजिटिव ही था, है ना, गलत निशान गलती से लग गया। तो पहला और चौथा सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। समझ गए बात को या नहीं समझे, बोलो जल्दी बताओ। प्रश्न समझ में आ गया आपको या नहीं आया? आ गया, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है आपका, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है चर्चा को प्रोत्साहित, एक मिनट, ये क्या, ये तो फालतू की चीज आ गई, चर्चा को प्रोत्साहित। दूसरा है अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादियों पर चिंतन। तीसरा है एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन। और डी ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर ध्यान कहाँ है आपका? ध्यान तो आप लोगों पे ही है मेरा। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरा ध्यान भटक रहा हो, ठीक है, तो ज्यादा इंटेलिजेंट ना बनो। सर आपका ध्यान कहीं और है, हाँ, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है ना। तुम बड़े मजेदार हो यार, तुम्हारी कमेंट भी इतनी मजेदार है। देखिए, इसने बोला छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करेंगे भाई आप, कोई गलत बात होगी तभी नहीं करोगे, है ना, गलत काम नहीं करने। चर्चा को प्रोत्साहित करोगे तो अच्छी काम है, यानी डिस्कशन करना, डिस्कशन करने से आपकी बहुत ज्ञान बढ़ता है, बच्चे एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना, ये भी अच्छी बात होती है, यानी कि आपके दिमाग में अगर कोई पुरानी सोच या गलत बात है तो उसको ठीक करो, उस पर सोच चिंतन करो और उसको ठीक करो। एक समान पाठ्यचर्या, यही गलत है, देखो मैंने आपको बताया था ना, जहां भी मानक वाली बात आ जाए या मानकीकृत, वो निगेटिव जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम या सिलेबस या कंटेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही एक जैसे नहीं है, तो एक जैसा पाठ्यक्रम कैसे हो जाएगा, बच्चों के हिसाब से आपको उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति, ये भी गलत। अबे दो आंसर गलत कैसे हो सकते हैं? अब इस पे आपका ये प्रश्न वही बन गया जिस पे आप क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। ये प्रश्न वही है, हैशटैग वाला, स्टार वाला। अब इस पे भैया नंबर देगा या नहीं देगा वो उसकी मर्जी, बस इसमें दो प्रश्न, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं इसमें। ये प्रश्न जो वही है आपत्तिजनक वाला प्रश्न जो आता है ना, वही हो गया जब आपका, दोनों ही ऑप्शन इसके गलत है नीचे वाले। चलो आपने सी दिया है और डी, दोनों को नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम्य बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल। अगला प्रश्न, मतलब अगला कारण क्या है, पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई आती है। अब बताइए भाई ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जाएगा, जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। जी सर आप स्टूडेंट्स के हीरो हो, हाँ जी मुझे पता है, हमारे स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरे लिए हीरो हैं, ठीक है, हीरो भी हैं हीरोइन भी हैं मेरे। जी। सर जी बताओ, जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला है आपसे पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है उन बच्चों के लिए आपको पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधन का उपयोग करना चाहिए। सही बात है ये, आपको उनको अलग अलग टीएलएम वगैरह का यूज करना पड़ेगा, और जब आप परीक्षा लेंगे तो उनको थोड़ा सा समय ज्यादा दिया जाता है। जो सरकारी नौकरी के एग्जाम होते हैं उसमें भी विकलांग बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा समय दिया जाता है। पठन वैकल्य की चुनौती वाले बच्चों को दिक्कत किसमें आती है, पढ़ने में, तो ये बात भी सही हो गई आपकी। और दोनों ही ऑप्शन में सेम टॉपिक पे बात हो रही है तो व्याख्या तो अपने आप सही हो जाएगी। जब दोनों ऑप्शन में एक ही टॉपिक पे बात हो तो व्याख्या सही रहती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए भाई? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण साहित्यिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? पहला ऑप्शन है हेडफोन, दूसरा है चित्र आधारित वर्कशीट, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, और डी ऑप्शन है श्रवण में मदद करने वाला उपकरण। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर।
वेरी नाइस, जल्दी लिखते रहिए। देखिए, इसने बोला कौन सा उदाहरण है जो सहायिकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित बच्चों की मदद करेगा। ऐसे बच्चे जिनको कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, तो हेडफोन तो उनको चाहिए ही नहीं, उनकी मदद क्या करेगा। अब आप सोचेंगे हेडफोन भी हो सकता है कि सुन के तो सीख जाएगा। भाई वो तो नॉर्मल बात भी सुन लेगा ना आपकी, उसको हेडफोन की ज़रूरत क्या है। हेडफोन तो तब चाहिए ना जब आवाज़ बढ़ा के देनी हो, तो उसके लिए हेडफोन मदद नहीं करेगा। उसके लिए चित्र मदद नहीं करेंगे, उसके लिए मदद करेगा ब्रेल प्रणाली। जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसको चाहिए ब्रेल प्रणाली, ताकि वो टच करके पढ़ सके। ब्रेल प्रणाली पता है आप सबको कि नहीं पता किसी को। ब्रेल प्रणाली एक्चुअल में एक पेपर होता है, कागज, और उस पर एक पिन होती है, पिन से डॉट बना करके लिखा जाता है। यानी उस पर 6 डॉट बनाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। तो इसमें से कभी कभी जब डॉट की स्थिति बदल जाती है तो वो लेटर अलग बन जाता है ना। तो ये आप डॉट के अकॉर्डिंग ही बनता है और उसको फिर टच करके पढ़ा जाता है ऐसे, तो वो ब्रेल प्रणाली होती है। और यहाँ श्रवण में मदद करने वाला उपकरण उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि सुनने में उनको दिक्कत नहीं है, सुन ठीक सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा है अनुकूलनशीलता, और फोर्थ है आपका उच्च स्तर की एकाग्रता, फिफ्थ है आपका बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी, तुरंत लिखेंगे जल्दी से अपना अपना आंसर। मैं फाउंडेशन कोर्स किया हूँ सर ब्रेल में। क्या नाम है आपका? साहू। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्किल है ये। सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। देखिए, इसने बोला है आपसे कि रचनात्मकता में या रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। रचनात्मकता होती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सबसे बेसिक पॉइंट तो यह है कि आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आना। जब नए नए विचार दिमाग में आते हैं उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। आप सभी लोग जो है किताब के फॉर्मूले से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपने कुछ नया फॉर्मूला यूज कर लिया तो और सवाल सॉल्व भी कर दिया, तो उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं, कुछ नया सोचना। तो जिज्ञासा की जरूरत तो उसमें रहेगी, तभी आप नया सोच पाएंगे। और आप स्वतंत्र रहेंगे, यानी टीचर बच्चे को स्वतंत्रता देगा तभी बच्चा नया काम कर पाएगा। अगर टीचर ने ही ये बोल दिया ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो किताब में लिखा है सिर्फ वो पढ़ो, तो बच्चा कुछ भी नया नहीं करेगा। तो स्वतंत्रता भी चाहिए। अनुकूलनशीलता भी बहुत ज़रूरी है। अनुकूलनशीलता का मतलब होता है बदलाव कर पाना। जब ज़रूरत पड़े कि इस तरीके में बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं। उच्च स्तर की एकाग्रता उन बच्चों में रहेगी। एकाग्रता यानी अटेंशन, तो बहुत अच्छे अटेंशन रहती है उनमें, ध्यान, तभी तो काम पे ध्यान लगा पाते हैं। बारंबार अभ्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार एक ही चीज को दोहराना क्रिएटिविटी नहीं है, हर बार कुछ नया कर दिखाना क्रिएटिविटी है। समझ में आई? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सी ऑप्शन आपका यहां पर सही जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अभिकथन ए है आपका, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। और तर्क है, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो दोनों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा ये आपको बताना है। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। जी लिखते रहो। कोई कह रहा है मैथ की क्लास कब आएगा यूट्यूब पे, कोई एसएसटी की। तो मैं आपको इसका बात बताऊं, 5 बजे आपकी एक क्लास होती है और एक 7 बजे होती है। तो हमारा क्या है कि हम डेली सब्जेक्ट बदलते रहते हैं। जैसे कल मैंने आपको हिंदी पढ़ाई थी, आज मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, है ना। कल आपको जो है 5 बजे ईवीएस पढ़ने को मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट हम बदलते रहते हैं, टाइमिंग दो ही फिक्स है हमारे, बाकी उसी पे अल्टरनेट। उसके अलावा दिन में वीडियो अपलोड होती है, कभी कभी उसका लाइव क्लास नहीं होती, वो कोई टॉपिक आपका रहेगा उसकी वीडियो आपकी आ जाएगी, तो वो किसी भी समय आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब देखिए, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों को नहीं पूछना चाहिए, ये बात गलत है। क्योंकि बिना बच्चों के प्रश्न पूछे आपकी पढ़ाई अधूरी है। और अगर बच्चे आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे तो आप बेकार टीचर हैं फिर। यानी आपने बच्चों को इतनी भी
इजाज़त नहीं दी कि बच्चे अपना सवाल पूछ सकें, तो फिर टीचिंग खराब है आपकी। बच्चे निष्क्रिय श्रवण से अच्छा सीख लेंगे? नहीं, बच्चे सक्रिय होकर ज़्यादा अच्छा सीखता है, निष्क्रिय होकर नहीं सीखेंगे। दोनों ही बातें गलत हैं। आंसर होगा डी ऑप्शन राइट। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? अभिकथन ए है आपका, शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। और तर्क है, अधिगम या सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? चलिए लिखिए अपना अपना आंसर सब लोग। जी लिखते रहो तुरंत अपना अपना आंसर। सर सीटेट का न्यू बैच कभी स्टार्ट हुआ है? मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। 8-10 दिन हो गए हैं बैच स्टार्ट हुए हुए, तो थोड़ी सी क्लासेस उसमें हो गई हैं, बाकी अभी डेली होती रहेंगी आपकी। ठीक है, चलिए। इसने बोला है शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। ये तो सत्य बात है, करनी ही पड़ेगी आपको। पाठ का मतलब होता है मदद करना, और लेकिन पूरी मदद नहीं, आंशिक मदद। जब बच्चा कोई सवाल सॉल्व कर रहा है या कोई काम सीख रहा है या कोई पढ़ाई कर रहा है और बच्चे को कहीं ज़रूरत पड़ जाए, बच्चा अटक गया, अब उससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो टीचर क्या करेगा? हिंट देगा, बेटा इसको ना थोड़ा सा जोड़ दो दोनों संख्या को, या इसको ना 5 से भाग दे दो। भाग देने के बाद क्या उत्तर आएगा ये नहीं बताएंगे आप सिर्फ उसको हिंट देंगे, यानी अधूरी मदद देते हैं ना, उसी को पाड़ कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अधिगम या सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है, ये बात भी सही है, सही बात है ये भी। अब क्या ये दोनों ऑप्शन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं क्या? देखो, सहयोगी प्रक्रिया, और जब पाड़ दे रहे हैं तो टीचर क्या कर रहा है? बच्चे का सहयोग ही तो कर रहा है भाई। टीचर सहयोग कर रहा है, टीचर और स्टूडेंट सहयोग से तो सीख रहे हैं, तो सहयोगी प्रक्रिया है। दोनों ऑप्शन कनेक्ट हो गए, इसका मतलब व्याख्या सही जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात, है ना जी? बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो यार, तुम लोग तो आधे घंटे में ही थक जाते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं सर जी बाद में देखेंगे। अरे बाद में क्या होता है यार, तुम इतने बड़े हो गए हो और इतना बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 घंटे 1.5 घंटा तो एक साथ एक बार में पढ़ा करो। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन। दूसरा है शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन। तीसरा है माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन। और डी है स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। अब बताएंगे कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका। चलो जल्दी लिखो जी, तुरंत लिखिए। बहुत बढ़िया। और 4500 लाइक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, केवल एक लाइक बचा है अकेला 4500 में। बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 4500 लाइक पूरा करेगा? कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक बटन दबाओ, बताओ कौन करेगा? यही है सर, अच्छी बात है। देखिए, इसने बोला है शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को कैसे देखना है। अगर आपका बच्चा फेल हो गया तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों की कम योग्यता है। नहीं, बच्चों की योग्यता से फेल नहीं होते। बच्चे की योग्यता कम थी तो आपका काम था ना उसकी योग्यता बढ़ाना, भाई आप ही तो पढ़ा रहे थे। तो क्या टीचर के अंदर योग्यता नहीं थी पढ़ाने की? टीचर के अंदर भी थी योग्यता, टीचर भी तो एग्जाम दे के आया था। माता पिता की कम योग्यता है, माता पिता थोड़ी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, माता पिता की कोई गलती नहीं होती। ये पूरे आपके स्कूल के सिस्टम की गलती है, ये आपके स्कूल के यानी संस्था की सिस्टम की गलती है कि आपके स्कूल का माहौल बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग सही नहीं है। बच्चे को ज़रूरत है ब्रेल लिपि की, आपके स्कूल में कोई ब्रेल लिपि का टीचर नहीं। बच्चे विकलांग है तो आपके स्कूल में व्हील चेयर ही नहीं है। बच्चे आपके स्कूल में जो है अलग अलग भाषाओं से आते हैं, आप मल्टीपल भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। स्कूल का सिस्टम खराब है इसलिए बच्चा फेल होता है, वरना बच्चा फेल नहीं होगा। तो आंसर जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है निष्क्रिय और व्यक्तिगत है। दूसरा है सक्रिय और व्यक्तिगत है।
तीसरा ऑप्शन है सक्रिय और सामाजिक है, और डी ऑप्शन है निष्क्रिय और सामाजिक है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए लिखिए। अच्छा, कितने लोग नए हैं आज, जरा कमेंट में न्यू लिखो। कौन कौन नए हैं जो अभी एक दो दिन पहले ही हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं या आज जुड़े हैं? कितने लोग हैं जो नए हैं, जरा कमेंट में एक बार न्यू लिखो। क्योंकि मैं तुम्हें एक क्लास दूंगा, मैं बताऊंगा, फिर मैं उसी हिसाब से करूंगा, बेसिक से नए बच्चों के अकॉर्डिंग भी और पुराने बच्चों के भी। अगर नए लोग नहीं होंगे तो फिर ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा क्योंकि बेसिक तो पढ़ाया हुआ है उन्हें। अगर नए बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो बताओ मुझे कितने लोग नए हैं, क्योंकि कल एक मैराथन क्लास होने वाली है, उसके लिए पूछ रहा हूँ। इसी टाइम होगी, यूट्यूब पे ही होगी कल शाम को 7 बजे मैराथन क्लास करेंगे हम। आज मैंने इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं सुबह सवेरे का उठा हुआ था और रात भी कम सोया हूँ, तो इसलिए मैं आज मैराथन कर नहीं पाता, वरना मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा यहीं क्लास में अगर मैं मैराथन करूँगा। अच्छा, बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं, तो इतने सारे नए बच्चे हैं, मतलब अभी अभी ज्वाइन किया आपने चैनल 2-4 दिन के अंदर अंदर? यस सर, 10 दिन पहले। अच्छा, 10 दिन पहले से ज्वाइन किया है, न्यू है सर हम। अच्छा अच्छा, कितने दिन पहले से किया है? और PYQ लाओ। हाँ, PYQ की बात कर रहा हूँ, कल जो मैराथन करेंगे उसमें मैं आपको 2011 से 24 तक जितने ऐसे क्वेश्चन है ना जो बार बार रिपीट हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो 7-7 बार आ गए सीटेट में, 8-8 बार, और ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादा उम्मीद है पेपर में आने की इस बार, वो वाले क्वेश्चंस को इकट्ठा करके उसी की मैराथन करूंगा मैं, और फिर आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा पूरा का पूरा। यस सर, 2-3 दिन से पहले ही किया है। अच्छा, मैं हूँ सर जी। जी सर। अच्छा, 2-3 दिन पहले आपने चैनल पे आए हैं आप, बिफोर 10 डेज, 10 दिन पहले। अच्छा, 4 दिन पहले धनंजय। अच्छा, 3 दिन पहले लुकेश। अच्छा अच्छा, तब 4-5 दिन के अंदर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, तो फिर आप नए स्टूडेंट हैं, फिर आपको थोड़ा सा डीप पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डीप ही पढ़ाऊँ ना, मतलब आप खुद बता दो। मतलब कल जो मैराथन करेंगे फिर मैं उसी हिसाब से करूँगा। बेसिक से एक एक शब्द का मीनिंग बता करके पढ़ना चाहते हो, या फिर प्रैक्टिस के तौर पे फास्ट फास्ट पढ़ना चाहते हो? क्योंकि फास्ट फास्ट पढ़ोगे तो फिर तो अपना एक तरह से टेस्ट हो जाएगा, वो कि टेस्ट दे दिया आपने। बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा समझा करके, तो वो आपकी कॉन्सेप्ट सीखोगे आप, थ्योरी भी उसी में आ जाएगी, क्योंकि जब मैं तो सारे सब्जेक्ट के मतलब सारे प्रश्न के ऐसे ऐसे वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ, तो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो क्या किस तरह की क्लास चाहते हो बताओ? यस सर जी, हम न्यू हैं। अच्छा, यस सर। सब्जेक्ट करेंगे क्या सर? नहीं, ऑल सब्जेक्ट एक साथ नहीं करूंगा, अलग अलग करके करूंगा थोड़ा। ऑल सब्जेक्ट करेंगे थोड़े दिन बाद, जब थोड़ा एग्जाम पास आ जाएगा, तब ऑल सब्जेक्ट एक साथ करेंगे, अभी अलग अलग करते हैं। तो मैं आपके फ़ायदे के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। 2 लोग तो कह रहे हैं कि सर फास्ट फास्ट पढ़ाना। अच्छा, डीपली पढ़ाना सर? सर जी बेसिक से। 4 लोगों ने अभी बोला है, 5 लोगों ने कि फास्ट पढ़ाना। अच्छा, और कुछ लोग कह रहे हैं बेसिक से पढ़ाना। ठीक है, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि ना तो ज़्यादा फास्ट चलेंगे और समझ के चलेंगे, मतलब सारी चीज़ें समझ के भी चलेंगे बढ़िया करके, हर वर्ड का मीनिंग समझ के भी चलेंगे, लेकिन ज़्यादा स्लो नहीं चलेंगे, चलेंगे फास्ट ही, स्पीड अच्छी रखेंगे। उसमें मेरी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी कि मुझे जल्दी ज़्यादा स्पीड में बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम बेसिक से ही सारी चीज़ों को, है ना? लेकिन कल एक बात नोट कर लो कि टाइम पे अगर लाइव नहीं आए तो फिर मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो अब आप जानते हैं कि मेरा मोटिवेशन आपसे ही बनता है ना? पढ़ाता हूँ मैं आपको पूरी दुनिया से, मतलब पूरी दुनिया में मेरे जैसा तो तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का बेसिक कहाँ से आता है। मैं खुद आपके यहाँ से आया हूँ, उन्हीं जगहों से गुजर के, तो इसलिए मैं उसी तरह से पढ़ाता हूँ आपको। बट मेरा मोटिवेशन तभी आता है जब आप सब लोग एक साथ लाइव आते हैं, है ना? एज यू, हाँ वही। तो बिल्कुल, अगर 7 बजे लाइव नहीं आए तो फिर बता रहा हूँ, फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर कल शाम 7 बजे मिलते हैं, है ना? अभी क्लास करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। कल को एग्जैक्ट 7 बजे सब लोग लाइव आ जाना, चाहे आपको घड़ी में फोन में अलार्म बजा के रखना पड़े, ठीक है ना? वादा करो सब लोग कमेंट में। चलो, सामाजिक रचनात्मक कक्षा, देखो इसके प्रश्न के नाम से ही समझ में आ रहा है, सामाजिक का मतलब मिलजुल के सीख रहे हैं, और
रचनात्मक मतलब कि बच्चा करके सीखे, एक्टिव रहे। तो प्रश्न आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, साफ साफ दिख रहा है। निष्क्रिय तो हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब अगर इसको आप सोच रहे थे सही, तो इसमें व्यक्तिगत पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, यानी अकेले अकेले पढ़ाई करेगा बच्चा। तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत नहीं करनी, आपको सामाजिक पढ़ाई करनी है, तो सामाजिक वाले की वजह से हमारा सी ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया है शुरू में ही, में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा है कलन विधि, तीसरा है साधन लक्ष्य विश्लेषण, और डी ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, ओके सर जी, बिल्कुल लाएंगे। आते आते 5,000 लाइक सर जी। हाँ ये हुई ना बात, कल को क्लास स्टार्ट ही 5,000 लाइक से करेंगे हम, क्योंकि देखो हाँ हाँ, हम 5,000 लोग लाइव आते हैं, वैसे कई बार 6-7 हज़ार भी आते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारे स्टार्टिंग वाले जो फेवरेट वाले बच्चे हैं ना, जो रेगुलर हैं, वो आ जाते हैं 5,000। तो शुरू में ही आते ही लाइक कर देंगे तो 5,000 लाइक शुरू में हो जाएंगे, फिर तो मोटिवेशन ही अलग लेवल का रहेगा, मज़ा ही क्या आएगा पढ़ने में, फिर तो ज़बरदस्त वाला, है ना। तो कल आते ही सब लाइक कर देना और एकदम से फिर शुरू करेंगे धमाकेदार वाली कल क्लास। इसने बोला खाली स्थान में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर एक एक लक्ष्य को हल किया जाता है, इसको कहते हैं साधन लक्ष्य विश्लेषण। ये वाला जो ट्रिक है ना, ये वाला जो तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसमें हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, या इसका सबसे अच्छा तरीका समझने का ये है कि आपकी किताब में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो किताब में मान लो 500 पेज हैं आपकी, तो 500 पेज एक साथ पढ़ने बैठेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं भाई, 500 पेज को 10-10 पेज में डिवाइड कर लेते हैं, डेली 10 पेज पढ़ेंगे, कुछ दिन में पूरी किताब समझ में आ जाएगी। तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, 10 पेज 10 पेज 10 पेज, या चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया, और फिर आप एक दिन में एक 10 पेज खत्म कर रहे हैं, अगले दिन दूसरे 10 पेज। तो ये वाला जो तरीका है ये कहलाता है साधन लक्ष्य विश्लेषण। यही पूछ रहा था आपसे ये, ठीक है। बाकी भी बताऊं, बाकी ऑप्शन, कार्यात्मक स्थिरता का मतलब होता है रुकावट पैदा कर देना, यानी किसी काम में क्रिया कर रहे थे, क्रिया में रुकावट लगा दी, स्थिर कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए गलत विधि है। कलन विधि उसको कहते हैं जब आप किसी विधि, जब किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप चरण में सॉल्व करते हैं, जिससे मैथ सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपसे कह दूं, यहाँ पे 515 और 5 से भाग देनी है, तो क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 5 एकम 5, फिर उसके बाद में 0 लगाओगे, 15 लिख लोगे, फिर 5 दिया। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये वाली विधि क्या कहलाती है, कलन विधि कहलाती है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है जब आपके पास एक ही तरीका हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और आप उसी पे अटके पड़े हैं, हर बार एक ही तरीका लगा रहे हो, काम आ नहीं रहा, फिर भी उसी को लगा रहे हो, तो इसको अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं कि आप एक ही विधि पे अटक गए हो। फिलहाल तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्लियर भाई, समझ में आ गई बात। सर फेवरेट बच्चे कौन है आपके, आप ही हो, और कौन होगा, फेवरेट बच्चे आप ही हो यार, और कौन होगा, आप सब हैं। वो नहीं है ना जो मेरा वो करते हैं यहाँ आके, मुझे तंग करते हैं, तंग कुछ बच्चे, तो वो मेरे फेवरेट नहीं है, मेरे मेरे को परेशान करते हैं कुछ लोग। चलिए अभिकथन ए है आपका, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। और तर्क है अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। चलो लिखो जल्दी से अपना अपना आंसर। जल्दी लिखते रहो फटाफट से। सर डू यू नो धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL? नहीं मैं जानता नहीं हूँ भाई, सॉरी। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। सर मैं भी बैच लेना है, लेना है तो कॉल कर लो, नंबर तो आपको पता है, वीडियो में दे रखा है मैंने नंबर, कॉल कर लो, मिल जाएगा एडमिशन। शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है निंदा करना, बेइज्जती करना, तो वो तो नहीं करनी ना आपको, ये तो बहुत गलत बात हो गई। बच्चों की इमोशनल चीज़ों की आप निंदा कर रहे हैं, यानी बच्चा अगर डरा हुआ है तो आप उसे और डरा रहे हैं, बच्चा अगर सैड है तो आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। तो ये गलत तरीका है, उससे बच्चे को हेजिटेशन हो जाएगी, बच्चा आपकी क्लास में फिर बात ही नहीं करेगा, फिर वो सीखेगा भी नहीं।
एकेडमिक अधिगम में बच्चों के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है, क्योंकि फर्क पड़ता है। एक्चुअल में जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के जो इमोशंस है उसका लर्निंग पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर बच्चा खुश है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, बच्चा अगर डरा रहेगा तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा। तो इमोशंस का फर्क पड़ता है ना। दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर राइट जाएगा डी ऑप्शन आपका। समझ गए बात को? जी बताइए। चलो जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अर्थपूर्ण खोज द्वारा, दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, तीसरा है भौतिक पुरस्कार देकर, डी है नकारात्मक पुनर्बलन देकर। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहां पर सही जाएगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। हाँ जी, देखिए तो इसने बोला अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए। अब सुसाधित का मतलब यह है कि आगे कैसे बढ़ाएं, अधिगम को कैसे बेहतरीन बनाएं हम, है ना, कैसे बढ़िया करके आगे बढ़ाएं। तो अर्थपूर्ण खोज द्वारा पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि अर्थपूर्ण खोज का मतलब ये है, एक तो मीनिंगफुल हो गया। अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंगफुल कि बच्चा जिसमें चीजें कॉन्सेप्ट के साथ सीखे। खोज का मतलब ये हो गया कि बच्चा करके सीख रहा है, यानी लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। तो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और रचनात्मकता भी पूरी हो गई। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दोगे, प्रतिस्पर्धा का मतलब हो जाएगा कि बच्चा आपस में ही लड़ रहे हैं, बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तो वो हमें नफरत नहीं फैलानी बच्चों में, हम चाहते हैं सहयोग से, क्योंकि हम ये कहते हैं कि समावेशी शिक्षा है सहयोग के द्वारा सीखना। भौतिक पुरस्कार, पुरस्कार देखो ये मैंने आपको बताया था, पुरस्कार, पुनर्बलन या फिर आपका इनाम या फिर सजा, ये सारे वर्ड कैसे होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा वाले होते हैं। इनसे बच्चों में लालच और डर पैदा होगा और कुछ नहीं। बच्चा अपनी मर्जी से आंतरिक अभिप्रेरणा से नहीं सीखेगा। इसलिए जितने वर्ड ऐसे हैं ये वाले निगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इनको तो काट दो। आंसर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वयं को ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ प्रक्रिया में क्या शामिल है, मतलब कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए कमेंट में लिख के अपना आंसर बताएंगे आप। हाँ जी तो इसने आपसे बोला, तो हाँ ठीक है, इसने आपसे पूछा है कि स्वयं को ज्ञाता के रूप में जानना, ज्ञाता के रूप में मतलब आप खुद के बारे में, ज्ञाता का मतलब ये हुआ कि आपको कितना ज्ञान है या आपको अपने बारे में कितनी चीजें हैं। स्वयं को ज्ञाता होने के बारे में यानी मुझे कितनी नॉलेज है, अगर मुझे ये बात पता है, और नॉलेज के साथ साथ मेरे ब्रेन की क्षमताएं कितनी हैं, कि मेरा संज्ञानात्मक विकास कैसे काम करता है, मेरी मेमोरी कैसी है, जब मैं किताब पढ़ता हूं तो मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, मुझे चीज़ें कैसे याद रहती हैं, लिख लिख के जब पढ़ते हैं तब याद रहती है या कोई मुझे दूसरा व्यक्ति पढ़ा दे तब याद रहती हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपके अंदर एक कौशल आ चुका है जिसका नाम है अधिसंज्ञान। क्या है? अधिसंज्ञान। और हम बच्चे को ये क्यों सिखाते हैं भाई, अधिसंज्ञान क्यों सिखाना है बच्चे को जरूरी? वो इसलिए जरूरी सिखाना है क्योंकि आप 24 घंटे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। 24 घंटे थोड़ी आप बच्चे के साथ घूम रहे हैं। यह जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो आप हमेशा तो उसके साथ नहीं रहेंगे। बच्चा सेल्फ लर्निंग कर सके, बच्चा अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आगे की चीज़ें सीख सके और आगे की सेल्फ स्टडी कर सके और डेली लाइफ की चीज़ें भी सीख सके। तो हमें सेल्फ लर्नर बनाना है बच्चे को, कि बच्चा अपनी क्षमताएं जान जाएगा तो उसको आगे की जीवन में चीज़ें सीखने में हेल्प मिलेगी। इसलिए हम बच्चे के अधिसंज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाते हैं। समायोजन क्या है? जब हम किसी नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, पूर्व ज्ञान को बदल करके हमें नया ज्ञान सीखना पड़ता है, तो उसको समायोजन कहते हैं। समावेशन क्या है? जब हम पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजें सीख लेते हैं सीधे सीधे, तो उसको समायोजन कह देते हैं। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन है
बाह्य विप्रेरणा देके किसी काम का लालच दिलवा के काम को करवाना, ये व्यवहारवाद में चला जाता है। अनुबंधन वाला ऑप्शन गलत होता है, निगेटिव हमेशा। फिलहाल के लिए यहां पर पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न को देखते हैं भाई क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न है, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता खाली स्थान है तथा विद्यार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो खाली स्थान में क्या शब्द आएगा? स्थिर और महारत उन्मुख लक्ष्य, स्थिर और प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, वार्धिक और महारत उन्मुख लक्ष्य है, या वार्धिक और प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य? क्या आएगा खाली स्थान में, बताना जरा सब लोग। चलिए भाई लिखेंगे अपना अपना आंसर सभी लोग फटाफट से। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, हमारे 5,000 लाइक कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक लाइक बचा है। अब बताओ ये 5,000 वाला लाइक कौन करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन? जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक करके आओ, जल्दी जाओ फटाफट से, कौन करेगा बताओ। वेरी नाइस। अब देखिए, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता खाली स्थान है। अब योग्यता स्थिर है या वार्धिक है, एक तो ये सवाल है। तो योग्यता वार्धिक होती है, स्थिर तो नहीं होती। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। वार्धिक का मतलब है जिसको बढ़ाया जा सके, जिसकी वृद्धि की जा सके। तो भाई किसी चीज की वृद्धि की जा सकती है, यानी योग्यता बढ़ाई जा सकती है। हाँ, क्या मुझे जो चीज आज नहीं आती क्या वो कल भी नहीं आएगी? अगर मैं मेहनत करूं, कोशिश करूं, तो जाहिर है आ जाएगी। इसका मतलब जब वृद्धि का मतलब योग्यता बढ़ाई जा सकती है। लेकिन योग्यता बढ़ेगी कैसे? प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य से या महारत उन्मुख लक्ष्य से? तो योग्यता बढ़ेगी महारत उन्मुख लक्ष्य से, क्योंकि महारत उन्मुख लक्ष्य वो लक्ष्य होते हैं जिसमें आप योग्यता को बढ़ाने के लिए ही मेहनत करते हो। महारत का मतलब है मास्टरी, यानी किसी स्किल को बेहतरीन करना, और प्रदर्शन का मतलब है दिखावा करना। तो अगर किसी को दिखावा करने के लिए काम कर रहे हो आप, तो उससे आपका योग्यता नहीं बढ़ेगी, ना ही उससे आपका कोई फायदा होगा। वो तो सिर्फ आपने थोड़ी देर के लिए दिखावा कर दिया, है ना। जैसे आपने दिखावा करने के लिए कार खरीद ली, तो क्या उससे आप अमीर हो गए? क्या आपकी योग्यता बढ़ गई? नहीं, और खराब हो गई, और कर्जे में और आ गए आप। तो दिखावा नहीं करना, आपको असली योग्यता बढ़ानी है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होता है। दूसरा है, सीखना तब प्रभावित होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। सी ऑप्शन है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। और डी ऑप्शन है, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अब बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, लिखेंगे अपना आंसर। चलिए तुरंत लिखते रहेंगे सब लोग अपना अपना आंसर फटाफट से। जी देखिए, इन्होंने बोला है प्रेरणा और सीखने में। प्रेरणा कौन है भाई? प्रेरणा है आपकी सहेली। नहीं नहीं, वो नहीं, प्रेरणा है मोटिवेशन। यानी हम रोज ये बात करते हैं, यार मोटिवेशन नहीं आ रहा आज पढ़ाई करने का, आज मोटिवेशन नहीं आ रहा क्लास करने का। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए एक उत्प्रेरणा चाहिए होता है। यानी किसी भी काम को करने के लिए एक मन की इच्छा चाहिए होती है, कि हमारा मन करे कि वो काम कर ले। तो जब वो मन के अंदर जो वो स्पार्क पैदा होता है ना, मन के अंदर जो वो एक चाहत पैदा होती है किसी काम को करने की, वही प्रेरणा है। अब वो दो तरह से होती है, एक तो अंदर वाली, एक घर वाली। सॉरी वो तो दोनों एक ही हो गई, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो एक बाहर वाली प्रेरणा है, जो बाहर वाली है वो होती है जो कोई दूसरा व्यक्ति आपको देता है। किसी व्यक्ति ने कहा, ओए ये काम में मजा आएगा, चल ये वाला काम करता है, आपने उसके कहने से कर लिया, आपको मजा नहीं आया। किसी ने कहा 100 रुपए दूंगा ये काम कर दे, तो आपने, अरे यार 100 रुपए मिलेंगे, चलो कर लेते हैं, है ना। किसी ने कहा, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कहेगा, आपके पापा कहेंगे अगर आज ही काम पूरा नहीं हुआ ना तो फिर तुझे बताऊंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। तो अब डर के मारे कर रहे हो, ये भी बाह्य भी प्रेरणा। कर आप काम को लोगे, लेकिन दूसरे के दबाव में। आपने आज मोटिवेशनल वो देख ली वीडियो किसी की, तो आज बड़ा मोटिवेशन आ गया अंदर, हाँ यार आज तो 10 घंटे पढ़ूंगा, बैठ के पढ़ने, लेकिन 2 घंटे बाद ही फुस हो गए। तो बाह्य भी प्रेरणा अच्छी नहीं होती,
वो कुछ ही देर काम करती है, फिर आप फिर पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मन में ही ये ठान ले या अंदर से ये फील कर लें कि इस काम को तो मैं करके ही मानूंगा, और अंदर से आप ये फील कर लेते हैं कि इस काम को अगर मैं करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरा स्किल तगड़ा हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, और फिर तो मेरी योग्यता यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। जब आप अपने लिए करते हैं, खुद के लिए, वो होता है असली प्रेरणा, है ना, उसमें आता है असली मजा। तो अब इनमें से अब देखिएगा, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण करेंगे। अभी अभी मैंने बताया आपसे, क्या सजा से, यानी बच्चे को डरा दिया आपने, पिताजी ने बच्चे को डांट के करा दिया, तो वो अच्छी प्रेरणा नहीं है, वो बाह्य प्रेरणा है। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो, जब अंदर से आता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, इस काम को करने में मजा आएगा और इस काम को करने से मेरी योग्यता बढ़ जाएगी। सीखना तब प्रभावी होगा जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होगा। नहीं, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। प्रेरणा की बहुत भूमिका है ना, आपके जीवन में भी और काम करने में भी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, और बढ़े आगे। चलिए, अगला प्रश्न कहता है विकथन ए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं और कारण है अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो बताओ ए और आर में से कौन सी बात सही है। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। चलो लिखते रहो जल्दी जल्दी से, बहुत अच्छे। और लाइक करते रहो, जिसने नहीं किया सब लोग लाइक करते रहो। अब देखिए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं, ये बात तो सत्य है। और अधिगम विकास के लिए नई परिस्थिति का निर्माण करता है, ये भी सत्य है। क्योंकि जितना चीजें आप सीखते जाएंगे उतना ही डेवलपमेंट आपका फास्ट होता जाएगा। जैसे आप किताबें पढ़ना सीख जाएंगे तो आप साइंस सीखोगे, आप मैथ सीखोगे तो आपका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, नहीं सीखोगे तो नहीं बढ़ेगा। देख लेना, कुछ चीजें ऐसी हैं जितनी लर्निंग करते जाओगे उतना ही विकास होता चला जाएगा। यानी अधिगम क्या कर रहा है, विकास के लिए रास्ते बना रहा है। चलो तुम विकास बढ़ते रहो, हम सीखेंगे जो सीखना है। तो ए और आर दोनों सही भी हैं और एक दूसरे कनेक्टेड भी हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, समझ में आ गई बात। चलिए, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने भी गारंटी बैच में एडमिशन ले लिया वो सबसे पहले गारंटी बैच में एडमिशन ले लो। क्योंकि अगर सीटेट पास करना है तो गारंटी बैच की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। कम समय बचा है, 6 महीने नहीं है आपके पास, 1.5 महीना है मुश्किल से। बिना गारंटी बैच के डगमगा जाएंगे, फिर आप अगर फेल हो गए तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सभी लोग गारंटी बैच में एडमिशन ले लो जल्दी से जल्दी। अभी ऑफर चल रहा है बहुत बढ़िया वाला, क्योंकि हमारे अभी 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, तो उसकी वजह से हमने बैच पे ऑफर भी निकाला था और कुछ नई चीज़ें भी निकाली थी। बैच लेना कैसे है वो मैं बता देता हूँ, और क्या ऑफर है अगर आपको नहीं पता तो वो भी बता दूंगा। पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं पूछना तो वह तो आपकी इच्छा रहेगी, है ना। सीटेट गारंटी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है नया वाला। कैसे लेंगे आप, मैं आपको यहाँ पे अपने नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है, किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए। और भी नंबर हैं, मैं कम ही लिख रहा हूँ क्योंकि सारे नंबर मेरे को याद नहीं है पूरे के पूरे। ठीक है, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। इस बैच में आपको 100% गारंटी मिलती है पास कराने की। यानी अगर इस बैच में आपने एडमिशन ले लिया तो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, 100% पास हो जाता है बच्चा। उसका कारण भी है, कारण ये है उसका, मैं बता देता हूँ कि बैच आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जो नए वाले स्टूडेंट है वो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है। पुराने वाले बच्चे तो ले चुके हैं एडमिशन। इस बैच में एक्चुअली सबसे पहले तो आपको 100% गारंटी मिल जाती है पास कराने की। वो गारंटी भी क्यों देते हैं हम पता है, क्योंकि इस बैच में बहुत यूनिक कंटेंट है। पहली चीज़, सारी चीज़ें आपको इसको टॉपिक वाइज एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, इस बैच में कुछ ट्रिक्स और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप बड़ी से बड़े सिद्धांत को और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को कम समय में समझ जाते हैं।
दूसरी चीज़ इसमें अब मैंने एक चीज़ और ऐड करी है जो कि दुनिया के किसी कोने में और नहीं मिलेगी, वो है मॉडल पेपर्स। और वो कहीं और मिल ही नहीं सकते क्योंकि वो मेरे हाथों द्वारा ही बनाए जाएंगे। और ये वो मॉडल पेपर होते हैं जिनमें से एक पेपर पेपर एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। यानी कुल मिला के 10 मॉडल पेपर दूंगा, 10 क्वेश्चन पेपर, और 10 क्वेश्चन पेपर में से ही मिला जुला के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। एग्जाम आपका 100% साफ क्लियर होगा, मैं 100% कह रहा हूं। उसके अलावा चीजें तो आप इतनी बेहतर सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से, टैग वर्ड के माध्यम से, और कॉन्सेप्ट भी इतना जबरदस्त वाला होता है। मैं कह रहा हूं आज तक इस बैच में कोई बच्चा ना फेल हुआ है ना हो सकता है। 100% गारंटी है लिखित में कि सीटेट निकलेगा ही निकलेगा आपका। जी, कौन कौन बच्चे हैं जो बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं लिया है वो कमेंट में ज़रा यस लिखना। कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक बैच में एडमिशन नहीं लिया और लेना चाहते हैं या 100% पास होना चाहते हैं, तो ज़रा कमेंट में एक बार यस लिखो। मैं बता, देखो इसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप दूसरा सवाल तो यही करेंगे कि फ़ीस तो बता दो सर। फीस इसकी कितनी है, देखो फीस है इसकी 9,000 रुपये। लेकिन आज जो मिल रहा है ये आपको, अभी ये बैच आपको केवल और केवल 2,300 रुपये में मिल रहा है, जो आज का ऑफर है। और पेपर अगर आप दोनों लेते हैं, दोनों पेपर अगर आप एक साथ लेते हैं, आप पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, तो आपको 3,800 रुपये में दोनों पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, ये आज का ऑफर है, केवल आज का है, कल को नहीं मिलेगा, समझे बात। हाँ, कितनी फीस है वो तो मैंने बता भी दी। फोन उठाया नहीं, अरे बिजी आ जाता है क्योंकि एक्चुअल में स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं पता है ना, 18 लाख लोग, 17-18 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो वो सुबह से शाम तक कॉल करते रहते हैं, तो इसलिए नंबर बिजी आ जाते हैं कई बार। जब फोन पे पहले दूसरे स्टूडेंट से बात चल रही होगी, आप लगाएंगे तो बिजी आ जाएगा। तो आप दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, जब आप लगाएंगे तभी जो है आपका नंबर लगेगा। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। आपके मैं कमेंट कम देख पाया हूँ यस वाले। यस, फीस बताओ। फीस मैंने बता दी है आपको सर, मेरा बैच लेना है। हाँ, बैच लेने के लिए कॉल कर लीजिए अभी के अभी, तुरंत के तुरंत, ठीक है। अभी किसी को और कोई दिक्कत, कैसे लेना पड़ेगा? लेने के लिए आपको इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल लगाओ अभी। जब आप कॉल लगाएंगे तो हमारी टीम आपका फ़ोन उठाएगी, वो आपको समझा देंगे कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा और कैसे आपकी फ़ीस जमा होगी, सब चीज़ें वो समझा देंगे आपको। ठीक है, अभी लगा लो। क्या करें, हालात बहुत मुश्किल यार। मैंने इसीलिए फ़ीस कम की है क्योंकि मुझे ये बात पता है और बहुत सारे स्टूडेंट ये बात कह चुके हैं कि सर फ़ीस कम कर दीजिए क्योंकि हम ज़्यादा फीस में, वरना ये 6,000 से कम में बैच नहीं मिलता। पहले अभी पिछले महीने सब बच्चों ने 6,000 रुपये में, किसी ने 5 में, किसी ने 5.5 में खरीदा है बैच। लेकिन मैंने इसीलिए थोड़ा कम किया है क्योंकि अब समय कम बचा है और पास सबको करना है सीटेट। मैं चाहता भी यही हूँ कि सारे बच्चे पास हो जाएं, इसीलिए मैंने प्राइस कम किया है इसका और ये ऑफर आप लोगों के लिए निकाला है। तो अब आप इसको ले लो क्योंकि ये 100% गारंटी बैच है। कल तक कीजिए सर ऑफर। अच्छा, हम्म, सब्सक्राइब भी प्लीज। अरे मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूं, कैसे करूं मैं? उल्टा लिख दिया लग रहा आपने। आपने ही तो सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे। चलिए सर जी, सभी गारंटी बैच को एक बार दीजिए। सभी गारंटी बैच को एक बार दीजिए, क्या मतलब मैं, आप सेंटेंस साफ साफ लिखा करो भाई। आप ये कहना चाह रहे होंगे कि सभी को गारंटी बैच दीजिए, तो मैं सभी को तो दे रहा हूँ, तभी तो फीस कम की है ताकि सब लोग ले सकें। चलो एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा कि 100-200 रुपए की बात, अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर पाए तो वो मैं कर सकता हूँ अभी के लिए। अगर अभी के लिए थोड़ी देर के लिए करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, बताओ कितने लोग कह रहे हैं। अगर अभी के लिए कितने बज रहे हैं, 9:30 बजने वाले हैं, आधे घंटे के लिए, 9:30 बजे तक के लिए मैं थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकता हूँ। तो बताओ अगर अभी के अभी तुरंत के तुरंत लेना चाहते हो तो थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, क्रैश ऑफर इसको कह सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो अभी हैंड टू हैंड अभी एडमिशन ले लेंगे, एक बार कमेंट में मुझे बता दो, यस लिख दो एक बार। कितने लोग हैं, फिर उस हिसाब से सोच लेंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, कम होंगे तो कम मिलेगा। चलो बताओ कमेंट में जल्दी एक बार यस लिख दो जितने लोग ऐसे हैं जो अभी ले सकते हैं। अगर अभी के तुरंत आप करोगे तो बता दो। मुझे लेना है सर। सीजी टेट के लिए बैच बताइए। सीजी टेट क्या अलग से नहीं है, आप सी टेट का लोगे उसी में पास हो जाओगे।
सर जी फीस ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा हूँ, बताओ। एक बार कमेंट में यस लिख दो। आज कंप्यूटर भी दूर रखा है थोड़ा, तो पास जाना पड़ रहा है कमेंट पढ़ने। बात यह भी है कि आज स्टूडियो मैंने चेंज किया था ये। सर मुझे भी लेना है जी। देखो इस बैच में आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो कहीं और नहीं मिलेगी। जैसा मैंने अभी तो एक ही चीज़ बताई है, मॉडल पेपर आपको। उसके अलावा मैं आपको इसमें 150-200 ट्रिक्स देने वाला हूँ, जिससे वो 200-150 ट्रिक्स ये समझ लो आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी, बिना दिमाग खराब करे, बहुत आसानी से। इतनी आसानी से आपको वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इस बैच में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ कि उससे आप, अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा ना, शायद गलती से नया टॉपिक आ गया, तब भी आप प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए गारंटी है कि इस बैच में आने के बाद आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि और कम पढ़ना पड़ेगा इस बैच में आपको। ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी के 6 महीने वाली स्टडी करनी पड़ रही है। कम समय में कम चीज़ें पढ़ के पास हो जाओगे, क्योंकि मैंने आपको निचोड़ वाली चीज़ें देनी है इस बैच में। सारी चीज़ों का निचोड़ ऑलरेडी ऑलरेडी तैयार कर लिया है। ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी जिसमें 1.5 घंटे 2 घंटे वाला सिद्धांत 20 मिनट में याद हो जाएगा। ऐसी मैराथन आपको दूंगा इसमें कि पूरी कंप्लीट पैडागोजी को, ऑल ओवर 80 नंबर की पैडागोजी को एक मैराथन क्लास में खत्म कर दूंगा। एक ही दिन देखना है, अगर तोड़ तोड़ के भी देखोगे तो 3-4 दिन में देख लो। एक मैराथन होगी सुबह से शाम तक की, 80 नंबर पक्के। एक दिन में 80 नंबर का कंटेंट देने वाला हूँ, वो मैराथन होगी बैच के अंदर, वो यूट्यूब पे नहीं होगी। क्योंकि जो प्रीमियम कंटेंट, जो प्रीमियम चीज़ें हैं वो बैच में ही मिलेंगी, क्योंकि उसमें बड़ा खर्चा लगता है, बड़ी मेहनत। वो बैच वालों के लिए गिफ्ट है भाई। और यूट्यूब पे प्रैक्टिस सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो बैच में भी आ जाओ आप लोग, क्योंकि हम्म ये बताइए, लॉगिन नहीं हुआ मैंने, पेमेंट कर दिया है, लॉगिन नहीं हुआ। लॉगिन करने के लिए आपको बताया जाएगा, वो जब आप पेमेंट जब आपने किया है तो आज ही किया होगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं बैच स्टार्ट होने में। जो लोग आज एडमिशन लेंगे या आज लिया है, उनका बैच कल को चालू होगा। तो हैंड टू हैंड नहीं होगा, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। प्रोसेस लगता है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, इतना तो लगेगा। जिन्होंने पिछले महीने लिया था, उससे पिछले महीने, सबको इतना समय लगता है। तो एक दिन पहले एडमिशन लेंगे, अगले दिन आपकी क्लास चलेगी। ये नहीं कि अभी एडमिशन लिया तुरंत चल जाएगी। हमें भी एंट्री करनी पड़ती है कंप्यूटर में, आपके नाम नंबर सब चीज़ें, तब चलती है। तो 24 घंटे का टाइम लेके चलो। आज जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका कल चलेगा बैच, ठीक है भाई। हाँ, जितने लोग अभी के अभी जा रहे हैं भाई एडमिशन लेने, उनके लिए बता रहा था मैं कि अगर आप अभी तुरंत के तुरंत अभी के अभी एडमिशन लेते हैं, तो आपके लिए ये बैच में 300 रुपये कम कर देता हूँ, 2,000 रुपये में केवल आपको ये बैच अभी मिल जाएगा, तुरंत लोगे तो। और दोनों बैच अगर लेंगे तो आपको 3500 रुपये में दोनों बैच मिल जाएंगे। लो, 300 रुपये कम कर दिए हैं। अभी अगर आप लेंगे तुरंत के तुरंत, कल अगर लोगे आप, तो फिर तो आपको 2400 रुपये में मिलेगा कल। तो जाओ तुरंत अभी के भी फटाफट से और ले लो, ठीक है। आप जाओ तुरंत और अपना इनमें से किसी भी नंबर पे अभी के अभी कॉल लगा दो फटाफट से, और आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बता रहा हूँ फिर से कि वो चीज़ें कहीं और नहीं मिलेगी, बैच में ही मिलेगी जो अभी बताई हैं। तो अगर 100% गारंटी से सीटेट को पास करना ही है इसी अटैम्प्ट में, तो तुरंत एडमिशन ले लो, क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा नहीं। फिर आप बाद में कहेंगे मेरे से कि एडमिशन दे दो, नहीं दूंगा। बाद में क्लोज कर दूंगा एडमिशन, कुछ ही दिन के हैं ये एडमिशन आपके। ठीक है, जाओ इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी कॉल लगा लो फटाफट से। और कल क्लास में मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को।